हुआ है ना? ओके ओके सर, ठीक है, चलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी लॉ पढ़ना था ना। तो कंपनी लॉ क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, याद है नंदिनी? अरे, कंपनी लॉ में हम लोग क्या पॉइंट में डिस्कस कर रहे थे, किसको याद नहीं है? डिविडेंड। डिविडेंड, वेरी गुड सर। हम लोग बात कर रहे थे सर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में, जिसमें लास्ट क्लास में आई होप आप लोगों को ये भी याद होगा कि डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है, डिविडेंड देने का सिस्टम क्या है, कौन सा रिजर्व यूज़ करना है, कितना परसेंटेज यूज़ करना है। याद आ रहा है क्या? लास्ट वीक चर्चा हुआ था इसके ऊपर। अरे हेलो, याद आ रहा है क्या रोशनी? ओके, तथा गुड इवनिंग ज्योति। गुड इवनिंग। ओके, तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग किस पर्टिकुलर पॉइंट में डिस्कस कर रहे थे, तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और इसी मैटर को लेके आगे बढ़ता हूँ। हाँ, इसी पॉइंट को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या है, क्या करना है, एवरीथिंग। तो चलो, तो डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, स्क्रीन शेयर है ना? स्क्रीन शेयर है? जरा कंफर्म करना सर। ओके, तो डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके, तो ये डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड मतलब बेसिकली आप लोग तो जानते ही हो सर, डिविडेंड क्या है। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ व्हाट सर? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ, बोलो अरे, पार्ट ऑफ क्या? प्रॉफिट। पार्ट ऑफ प्रॉफिट, थैंक यू सर। डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जैसे आप लोगों को पता है सभी को कि हम लोग मार्केट में क्या करते हैं सर, इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना? हम लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बदले में कंपनी हमें क्या देता है? बदले में कंपनी हमें डिविडेंड देता है। लेकिन सर डिविडेंड छोड़ गए सर, बाकी जो मार्केट में शेयर का वैल्यू बढ़ता है वो उसको कैपिटल गेन बोलते हैं, याद है ना? इसे तो इनकम टैक्स में भी पढ़ते हैं हम लोग, कैपिटल गेन। शेयर्स के ऊपर बहुत सारे इनकम टैक्स कैपिटल गेन में डिस्कशंस होता है, बट हमारा डिस्कशन यहाँ पर कैपिटल गेन नहीं सर, डिविडेंड। जैसे ये देख सकते हो आप लोग, एक कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, नाम सुने होंगे आप लोग। अरे, नाम तो जरूर सुने होंगे कोल इंडिया का। ये देखो सर, कोल इंडिया लास्ट कुछ सालों में किसका कैसा परफॉर्म किया है। अभी थोड़ा लो रेंज में चल रहा है कोल इंडिया का बिजनेस। अभी भी 76% एनालिस्ट को लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन सर मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी डिविडेंड अच्छा खासा देता है। हाँ सर, देखो तो, ये देखो क्या लिखा है, दिखाई दे रहा है? स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न्स, देख पा रहे हो क्या आप लोग? अरे चलो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब देखो क्या लिखा है, कोल इंडिया के बारे में डिविडेंड रिटर्न्स के बारे में क्या लिखा है। ए डिविडेंड इज अ, क्या लिखा है देखो, डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड फ्रॉम ए पोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग्स एंड इज पेड टू इट्स शेयर होल्डर्स। गुड डिविडेंड रिटर्न इंडिकेट गुड हेल्थ एंड आउटलुक फॉर द कंपनी। जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को टाइम पे डिविडेंड देता है, ठीक ठाक टाइम डिविडेंड प्रोवाइड करता है, चाहे वो इक्विटी डिविडेंड हो, प्रेफरेंस डिविडेंड हो। डिविडेंड मतलब बेसिकली जो कंपनी का बिजनेस में पैसा डाला है, सिंपल बात है, जिन्होंने कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, बदले में कंपनी उनको अपना प्रॉफिट का पार्ट रिटर्न में देगा। जैसे कि मैंने आपको कोल इंडिया दिखाया, ये एक अच्छा खासा कंपनी है जो डिविडेंड अच्छा खासा डिक्लेयर करता है, इसीलिए मैंने आपको कोल इंडिया का डिटेल्स में लेके आया था। दूसरा कंपनी सर एक कंपनी है आईटीसी, ठीक है? इसके शायद मैं लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर रहा था। आईटीसी, ये कंपनी का शेयर आप देख सकते हो 208 रुपये में चल रहा है। इसके बारे में स्टॉक मार्केट क्लास में हम लोग अच्छा खासा डिस्कस किए होंगे, लेकिन ठीक है, दिस इज नॉट अवर स्टॉक मार्केट क्लास, दिस इज आवर कंपनी लॉ क्लास। तो ये देखो, ये भी स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न। क्या सर सभी स्टॉक के ऊपर ऐसा लिखने को देखने को मिलेगा आपको? नहीं सर, सभी स्टॉक के ऊपर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आईटीसी के शेयर्स में ये एक स्पेशलिटीज है कि आईटीसी अच्छा खासा डिविडेंड डिक्लेयर करता है, ठीक है सर। और एक फेमस कंपनी जैसे रिलायंस, हाँ, एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग बातों को समझ पाओ। क्या देखो सर, रिलायंस अच्छा खासा डिविडेंड नहीं देता। रिलायंस का जो भी है, उसके बिजनेस का जो भी स्टॉक में जो ग्रोथ होता है वो उसका है, बिजनेस में ग्रोथ है क्योंकि रिलायंस का, ठीक है? रिलायंस के बिजनेस में ग्रोथ अच्छा खासा है कंपेयर टू बाकी जो दो बिजनेस मैंने आपको बताया, बट इसका डिविडेंड रिटर्न अच्छा खासा नहीं है।
बिकॉज कंपनी जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके बिजनेस के ग्रोथ पे फोकस करता है उनका डिविडेंड रिटर्न उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर डिविडेंड होना भी चाहिए, चलो मैं स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। बट क्योंकि स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, जो लोग भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कंपनी का शेयर होल्डर बनते हैं, और जब भी आप कंपनी का शेयर होल्डर बनते हो तो आपको डिविडेंड का उम्मीद या डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन जरूर होता है। तो क्या मुझे ये कंपनी मेरे को डिविडेंड देगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए मैंने आपको डिविडेंड के बारे में कुछ बातें थोड़ा सा दिखाया कि देखो सर, कि कंपनी डिविडेंड कौन सा अच्छा देता है नहीं देता है, उसका डिटेल्स आप लोग मिल सकता है। ये टिकट टैप जो है ये आपका इकोनॉमिक टाइम्स, जीरोधा, ये सब मिला के ये सब बना के रखा है। मनी कंट्रोल में भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना रिसर्च सर्वे बढ़ा सकते हो कि क्या है नहीं है। लेकिन हम लोगों का मेन पॉइंट क्या है सर? हम लोगों का मेन पॉइंट है डिविडेंड रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट क्या कहते हैं, डिविडेंड रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट का क्या मानना है, कंपनी एक्ट डिविडेंड के बारे में क्या कह के रखता है, क्या बोलता है, ठीक है, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद तो होगा, ऑब्वियसली थोड़ा क्यों ज़्यादा ही याद होगा, कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे सर, मीनिंग ऑफ डिविडेंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 35, टाइप्स ऑफ डिविडेंड। इसके अंदर एक फाइनल डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जो है अपना एजीएम में डिक्लेयर करता है, और दोनों एजीएम के बीच में अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, याद है ना सर? दोनों एजीएम के बीच में कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। तो इस तरह से दो तरह का डिविडेंड, इंटरिम एंड फाइनल। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सेक्शन 123 एंड कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। फिर हम लोगों ने करंट ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर प्रॉफिट्स को कैसे यूज करना होता है, रिजर्व को कैसे यूज करना होता है, ठीक है। आज मैं आपसे बात करूंगा अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड, मतलब कंपनी ने डिविडेंड या तो पे नहीं किया या तो शेयर होल्डर ने डिविडेंड को क्लेम नहीं किया, सेक्शन 124, ये आज का डिस्कशन रहेगा। आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, सेक्शन 125, इसका क्या खेल है, इसके साथ अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड का बड़ा कनेक्शन है सर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड, क्रेडिट टू द फंड ऑफ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईईपीएफ, अगर कोई प्रॉपरली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है कोई कंपनी तो उनमें क्या पनिशमेंट होता है, किनको पनिशमेंट से छुटकारा मिलता है, मतलब एग्जेम्पशंस किसको मिलता है, ये सब चर्चा होगा। जस्ट मुझे इतना कंफर्म कर दो सर, क्या आप लोगों को कनेक्शन हुआ, क्या पढ़ने वाले हैं? हेलो, बस इतना बता दो, बाकी तो मैं समझ सकता हूँ। अरे समझ में? हाँ सर। ओके सर। ये देखो सर, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब बीच बीच में बोलते रहियो। अच्छा, ये सब क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? ये सब एग्जांपल्स हम लोगों ने किया था, टाइप्स ऑफ डिविडेंड, इंटरिम, फाइनल, ये सब हुआ था। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिगार्डिंग प्रोविजंस, ये सब मैंने चर्चा किया था लास्ट क्लास में। अगर किसी का लास्ट क्लास मिस है तो मैं उनको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लेना, बिकॉज लास्ट क्लास में एक इंटरेस्टिंग मैटर में बात हुआ था, वो था कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड व्हेन देयर इज एन इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स। अगर बिजनेस में प्रॉफिट प्रॉपरली नहीं है और फंड इनएडिक्वेट है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट प्रॉपर नहीं है या फिर फंड इनएडिक्वेट है, तो ऐसे केसेस में कंपनी डिविडेंड को लेके कैसे डिसीजन लेता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 123 में इसके बारे में कहा गया है, ठीक है, कि जब फंड प्रॉपर नहीं होता या प्रॉफिट प्रॉपरली नहीं है बिजनेस के पास, तो कंपनी के पास कंडीशंस होते हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, ये तीनों कंडीशन यूज करके कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है। इंटरेस्टिंग था सर, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है तो अच्छा है, अगर याद नहीं है, अगर भूल गए हो तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से एवरेज रेट निकाल के डिविडेंड दिया जाता है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, याद आ रहा है रे? अरे थोड़ा सा तो याद आया होगा कि किस तरह से। यस सर। यस सर, ठीक है। तो ये सब चर्चा हुआ था लास्ट क्लास में। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, कुछ एग्जांपल्स है और भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा एग्जांपल्स कुछ, और मैं आज आपसे बात करूंगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्या होता है? व्हाट इज दिस अनपेड डिविडेंड अकाउंट? अनपेड डिविडेंड अकाउंट मतलब सर, जैसे कि मैं आपको बोला ना स्टार्टिंग में ही, अनपेड डिविडेंड का मतलब ये हो जाता है कि अगर आपको डिविडेंड, मतलब शेयर होल्डर डिविडेंड क्लेम नहीं कर रहा है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कंपनी अनक्लेम्ड बोलेंगे उसको। अनपेड मतलब जिस डिविडेंड अकाउंट में डिविडेंड दिया नहीं गया
या फिर क्लेम भी नहीं किया गया, दोनों एक साथ बोला जाता है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट या फिर अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, तो ये देखो सर, सेक्शन 124 ऑफ द एक्ट कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। व्हाट इज दिस अनपेड डिविडेंड अकाउंट? बेसिकली बैंक के पास खुला होता है, कौन खोलते हैं? कंपनी ओपन करेगा। ठीक है, कि अगर कोई डिविडेंड किसी ने कलेक्ट नहीं किया या फिर कोई डिविडेंड किसी ने क्लेम नहीं किया, ठीक है, या फिर कंपनी ने भी पे करना भूल गया, ऐसा भी हो सकता है। सर कंपनी भूलेगा तो कंपनी को पनिशमेंट होगा, कंपनी का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, वो सब बातें ही करना है कि क्या कंपनी अगर भूल जाए तो फिर उसको क्या देना पड़ता है क्या नहीं। ये देखो सर, अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड टू बी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अगर कोई डिविडेंड अनपेड है, मतलब कंपनी ने अभी तक पे नहीं किया, या फिर कोई शेयर होल्डर ने डिविडेंड क्लेम नहीं किया, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है कंपनी को? ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ओके, where a dividend has been declared by a company but has not been paid। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया बट कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया और क्लेम्ड विद इन 30 डेज, या तो कंपनी ने पे नहीं किया या फिर जो शेयर होल्डर्स है सर उन्होंने क्लेम नहीं किया। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द कंपनी, विद इन 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 30 डेज। मतलब ये जो 30 दिन है, 30 दिन के अंदर तो ना तो क्लेम हुआ है, ना तो पेड हुआ है, ना तो शेयर होल्डर ने क्लेम किया और ना ही कंपनी ने पे किया। उसके बाद और भी 7 दिन, विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 30 डेज, ट्रांसफर द टोटल अमाउंट ऑफ अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड टू द स्पेशल अकाउंट। तो उनको क्या करना पड़ता है? एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं सर? अनपेड डिविडेंड अकाउंट बोलते हैं। UDA shall be opened by the company in any scheduled bank। ये अकाउंट कहाँ ओपन होगा सर? ये अकाउंट किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में। सर शेड्यूल्ड बैंक मतलब सर जो बैंक के बारे में आप लोग जानते हो, कॉमर्शियल बैंक, RBI के हिसाब से जो शेड्यूल्ड बैंक है, ठीक है, लाइक SBI, HDFC, ICICI, वॉट एवर, प्राइवेट मतलब प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, जो भी बैंक के बारे में आप लोग जानते हो उसी के बारे में कहा जा रहा है। जो भी शेड्यूल्ड बैंक इंडिया में है बेसिकली उन्हें ही रेफर किया जाता है अकाउंट ओपन करने के बारे में। समझ आ रहा है? हेलो, बोलो सर, पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? है दादा। ओके, सिमिलरली और आगे बढ़ते हैं सर एकदम। देखो, अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड टू बी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अच्छा, प्रिपेयरिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द अनपेड डिविडेंड। सर आपको अनपेड डिविडेंड का स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करने बोल रहे हैं। कहता है सर, within 90 days of transferring any amount to the unpaid dividend account, the company shall prepare a statement containing the names, last known address and the amount of unpaid dividend to be paid to each person and place such statement on its website। कहाँ पर? कंपनी जिसका अनपेड या अनक्लेम्ड है, जिस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे है, उनका लास्ट नोन एड्रेस, उनका नाम, ठीक है, उनका नाम, उनका लास्ट नोन एड्रेस, उनका जो भी अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड का है वो अमाउंट, ठीक है, ये सारा का सारा एक स्टेटमेंट बना के कंपनी अपने वेबसाइट में या फिर किसी और दूसरे वेबसाइट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा फॉर दिस पर्पस। बात समझ में आया? अरे डेटा तो होना चाहिए ना, ये सब डेटा तो अवेलेबल होना चाहिए ना। अगर बाद में वो आके बोले कि भाई मेरा डिविडेंड अनक्लेम्ड है, तो कंपनी क्या बोलेगा कि नहीं हमारे पास तो आपका डिविडेंड का पैसा खत्म हो गया, ऐसा बोलेगा क्या सर? अरे आप लोग बात समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अगर आज कल आके अगर वो पूछता है कि भाई मेरा डिविडेंड, तो आप क्या बोलोगे कि मैं आपका डिविडेंड का पैसा नहीं है हमारे पास? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। ये सर नो, एग्जैक्टली सर। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इफ डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट। अगर आप डिफॉल्ट करते हो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इफ डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट, अगर आप अमाउंट देने में डिफॉल्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग द टोटल अनपेड डिविडेंड अमाउंट और एनी पार्ट thereof to the unpaid dividend account, the company shall pay from the date of such default interest rate of 12%। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, 12%, 12% के बारे में कहा गया है। कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा सर? 12% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा पर एनम ऑन द अमाउंट नॉट सो ट्रांसफर टू द सेड अकाउंट। जितना अमाउंट कंपनी डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेगा
उसके ऊपर डिपेंड करके, अगर पूरा अमाउंट बाकी है तो पूरा पे, अगर कुछ अमाउंट आधा बाकी है तो आधे पे, जितना अमाउंट बाकी रहेगा उस पर 12% का इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। द इंटरेस्ट एक्रूइंग ऑन सच अकाउंट अमाउंट, मतलब जो भी अमाउंट उस पर एक्रू होता है वो पूरा का पूरा अमाउंट उसको भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ऐसा? हेलो, आ रहा है ना समझ में? है दादा। अच्छा, और क्या बात है सर? सर और एक बात देख लो, अवेलेबल टू द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड टू देम। अभी जिसका है उसी का तो है ना, जो भी मेंबर्स है कंपनी का, जो भी शेयर होल्डर्स है उन्हीं का डिविडेंड है। इन फ्यूचर में उनको जरूरत पड़ सकता है, वो क्लेम कर सकता है। पॉइंट 4 आपको क्या बताता है सर? क्लेमेंट टू अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ क्लेम्ड अमाउंट। एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू एनी मनी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जो भी अमाउंट यूडीए में ट्रांसफर हुआ है, यूडीए मीन्स अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जो कंपनी ने कहीं पर भी किसी बैंक में ओपन करके रखा है, मैं अप्लाई टू द कंपनी कंसर्न्ड फॉर पेमेंट ऑफ द मनी सो क्लेम्ड। एकदम सर, वो क्लेम कर सकता है। सर पॉइंट 5, ट्रांसफर ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एरिया हियर, आज का सबसे हॉट पॉइंट मान सकते हो आप, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, आईईपीएफ के नाम से जाना जाता है सर। इन शॉर्ट इनको आईईपीएफ के नाम से जाना जाता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। एनी मनी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट विच रिमेन्स, अगर ये अमाउंट अनपेड या अनक्लेम्ड रह जाता है, कितना दिन होगा सर? 7 ईयर्स। या तो कंपनी पेमेंट नहीं कर पाता है बिकॉज वो क्लेम नहीं करता है, तो अगर अनपेड या अनक्लेम्ड रह जाता है 7 साल फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, जिस दिन से वो अमाउंट यूडीए में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, जिस दिन से वो डिविडेंड अमाउंट यूडीए में ट्रांसफर हुआ है उस दिन से लेके 7 ईयर्स तक shall be transferred by the company along with interest accrued thereon on investor education and protection fund। 7 साल तक अगर ये अमाउंट क्लेम नहीं होता या अनपेड रह जाता है, ठीक है, तो उसमें जितना इंटरेस्ट बनता है इंटरेस्ट के साथ, बिकॉज डिविडेंड का अमाउंट पड़ा हुआ है कंपनी के पास, तो कंपनी उसको यूज कर सकता है अपने हिसाब से यूडीए के थ्रू से, ठीक है, यूडीए भी उसको यूज कर सकता है। तो जो भी इंटरेस्ट उसमें एक्रू होगा, जितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रू होगा, वो एक्रूड इंटरेस्ट के साथ वो जो अमाउंट है, वो अमाउंट को क्या बात करता है सर? any amount transferred to the unpaid dividend account which remains unpaid or unclaimed for 7 years from the date of such transfer shall be transferred by the company along with the interest accrued thereon to the investor education and protection fund। 7 साल बाद, ठीक है, यूडीए से 7 ईयर्स में भी अगर क्लेम नहीं हुआ या अनपेड रह गया तो फिर उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। कहां पर सर? सर आईईपीएफ पे। यूडीए से कहां चला जाएगा? यूडीए से चला जाएगा आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये सेबी बेसिकली मेंटेन करता है, आप समझ सकते हो ना सर? तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड क्या है उसके बारे में तो आगे चर्चा रहेगा, वेट कर जाओ थोड़ा सा। ओके सर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू आईईपीएफ, ऑल शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स। कितना दिन का बात कर रहे हैं सर? सर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स का बात कर रहे हैं। अगर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स में अगर ये अमाउंट ट्रांसफर नहीं होता है और मोर शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी इन दिस नेम ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन फंड। कहां पर भेजेगा? इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में भेज देगा। समझ में आ रहा है ना? इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में भेज देगा। ये क्या हो जाता है? ओके, along with a statement containing the prescribed details। By way of explanation, it is clarified that in case any dividend is paid or claimed for any year during the said period of 7 consecutive years, the shares shall not be transferred to investor education and protection fund। सर बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर 7 साल के अंदर कभी भी, 7 साल के अंदर अगर कभी भी क्लेम होता है उसके अंदर, 7 ईयर्स के अंदर, जो 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स, लगातार 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स के बीच में अगर कभी भी क्लेम होता है तो फिर वो अमाउंट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? हाँ सर, अगर 7 साल के अंदर क्लेम होता है उस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में, सॉरी यूडीए के फंड में, तो क्या वो ट्रांसफर किया जा सकता है? ये सर नो? नो। नो सर, थैंक यू, नो। ओके, ये देखो सर, यही पॉइंट बोलते हैं, शैल नॉट बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, नहीं ट्रांसफर कर सकते। 7 साल के अंदर अगर क्लेम हो जाए तो ट्रांसफर नहीं होगा, अगर 7 साल में भी नहीं होता है तो फिर उसको आईईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नाउ अब आगे देखो
सर राइट ऑफ ओनर ऑफ ट्रांसफर्ड शेयर्स टू रिक्लेम। सर जो ट्रांसफर हो जाएगा, जो इस पर्टिकुलर शेयर्स का ओनर है, जो इस पर्टिकुलर शेयर्स का ओनर है, क्या वो रिक्लेम कर सकता है? एनी क्लेमेंट ऑफ शेयर्स सो ट्रांसफर्ड टू आईपीएफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिक्लेम द ट्रांसफर्ड शेयर्स। यस, एक बार ट्रांसफर हो जाए तो उसके बाद भी क्लेम किया जा सकता है फ्रॉम इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीडियर एंड सबमिशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस होगा, बिकॉज इतना सारा अकाउंट जो इसका चेंज हो चुका है, समझ रहे हो ना सर, क्योंकि इतना सारा जगह चेंज हो चुका है, इतना सारा हैंडलिंग प्रोसीडियर में चेंज हो चुका है, थोड़ा लंबा प्रोसीडियर है, बट इट्स पॉसिबल, एकदम पॉसिबल है सर। नाउ सर, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन। If a company fails to comply with any of the requirement relating to unpaid dividend account, it shall be punishable with minimum fine of rupees 5 लाख। कितना? 5 लाख, which may extend to 25 लाख। कितना? 25 लाख। 5 लाख से लेके 25 लाख तक आपको फाइन हो सकता है सर, 5 लाख टू 25 लाख, याद रखिएगा। फर्दर, every officer of the company who is in default shall be punishable with minimum of rupees 1 लाख, एंड जो फाइन 5 लाख तक, 1 लाख से लेके 5 लाख तक फाइन क्या हो सकता है? एक्सटेंड हो सकता है, जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा। कंपनी के लिए 5 से 25 और इंडिविजुअल्स ऑफिसर्स के लिए 1 से 5, एकदम जस्टिफाइबल है, एकदम, है ना? ओके सर, तो ये पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन है। अगर कुछ भी डिटेल्स अनपेड डिविडेंड रिगार्डिंग कुछ भी गलत करता है तो भी उसको फाइन देना पड़ेगा। ये जो भी हम लोग इतना दिन से पढ़े, इतना देर से पढ़ रहे थे, उसका समरी है, देख लो सर। सर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कब करना चाहिए? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, 30 दिन हो गया, डिविडेंड ना तो पे किया, कंपनी ने पे किया नहीं बिकॉज क्लेम नहीं हुआ, 7 डेज डिविडेंड पेड नहीं हुआ या क्लेम नहीं हुआ, 7 दिन बीत गया, 30 दिन का जो टाइम था वो दिन भी बीत गया, और उसके बाद 7 डेज अभी भी बाकी, मतलब उसके बाद 7 दिन भी निकल गया। अब क्या करेगा? डिपोजिट द अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड अमाउंट इन शेड्यूल बैंक। इसको क्या बोलेंगे सर? कॉल्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट, इसको बोलेंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन किया जाएगा किसी भी शेड्यूल बैंक के थ्रू से, लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, व्हाटएवर, जो भी शेड्यूल बैंक हम लोग जानते हैं, अगर नहीं करता है, अगर बाई चांस ये अमाउंट ट्रांसफर नहीं करता है शेड्यूल बैंक में, अगर ये अकाउंट ओपन नहीं करता है, अगर ये अकाउंट ही ओपन नहीं करता है, तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 12% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। जिस दिन से डिफॉल्ट करेगा उस दिन से लेके पर एनम के हिसाब से 12% पर एनम के हिसाब से 12% का जो इंटरेस्ट है वो भरना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। अब देखो सर, अगर ठीक है, ये अगर इफ नॉट डन है, अगर कंपनी ये यूडी ओपन नहीं करता है तो भरना पड़ेगा। लेकिन मानो कि कंपनी ने यूडी ओपन कर दिया, 90 दिन के अंदर यूडी ओपन कर दिया, उसके बाद 90 दिन 90 डेज बीत गया, 90 डेज के अंदर प्रिपेयर स्टेटमेंट। नेम क्या होगा? स्टेटमेंट में नाम होगा जिसके नाम पे है डिविडेंड, लास्ट नोन एड्रेस उनका, उनके नाम पे जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन किया गया है उसका डिटेल्स, एक वेबसाइट ऑफ द कंपनी में, या फिर जिस वेबसाइट में गवर्नमेंट बोलेगा उस वेबसाइट में आपको डालना पड़ेगा, बेसिकली शो, मतलब शो करना पड़ेगा, ठीक है, जहां पर गवर्नमेंट बोलेगा, या फिर कंपनी खुद के वेबसाइट में भी डाल सकता है। अब सर ये तो यूडीए में है, लेकिन सर इसके बाद आपके सामने मौका आता है सर 7 साल एक्सपायरी का। क्या है सर? 7 ईयर्स एक्सपायर हो जाता है। अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेस 7 साल एक्सपायर हो जाता है यूडीए में ट्रांसफर होने के बाद, अभी भी क्लेम है या अनपेड रह गया है, देन ट्रांसफर अनपेड और अनक्लेम्ड, ट्रांसफर अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अलोंग विद इंटरेस्ट टू आईपीएफ। अब ये जो अमाउंट अनक्लेम्ड या अनपेड है, ये इंटरेस्ट के साथ आईपीएफ में जमा होगा। आईपीएफ इन द सेंस इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। बोलो सर, खेल कुछ समझ आ रहा है? हेलो, अरे समझ आ रहा है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। ओके सर। सर, हाँ बोलो सर। पर ऐसा होता है क्या कि डिविडेंड मिला और शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया? हाँ ऐसा हो सकता है, डिविडेंड मिला और शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि उनका किसी कारण से तबीयत खराब हो गया, प्राइवेट कंपनीज के केस में तो आराम से हो सकता है, ठीक है। पब्लिक कंपनीज तो आजकल डिविडेंड जब भी जो जितना होता है ना, वो देखना चेक सबमिट कर देता है ना,
उसको वारंट बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट के नाम पे चेक दे देता है, जो चेक 6 मंथ्स तक वैलिड रहता है। मैं आज बताऊंगा आप लोगों को वारंट के बारे में। ये प्राइवेट कंपनीज भी कर सकता है, लेकिन बहुत केस में ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट लेवल में हो या फिर पब्लिक लेवल में भी बहुत सारे कंपनीज में ऐसा हो सकता है। फिजिकल शेयर्स के जो कॉन्सेप्ट है, पब्लिक कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ऐसा भी होता है। स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज का क्या है ना, उनका रूल्स रेगुलेशन या कंप्लायंस बड़ा अच्छे से हो जाता है, ठीक है, लेकिन बाकियों के उतना अच्छे से कंप्लायंस नहीं होता, तो इन दैट केस मुश्किल है। या फिर शेयर होल्डर डिविडेंड क्लेम करना ही भूल गया, या फिर उनको जरूरत नहीं पड़ा, बहुत दिन से पड़ा हुआ है। अरे ऐसे बहुत सारे लोग, 135 करोड़ की आबादी है, कुछ भी हो सकता है, और ऐसा होता है तभी तो लॉ बनाया गया है। हाँ, ऐसा और होता सर है बोल। 7 हाँ, इयर्स, हाँ बोलो। मतलब 7 इयर्स तक अनक्लेम रख दिया। हाँ, 7 ईयर्स तक अगर अनक्लेम, उसके बाद भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस है, अभी बताया ना कि 7 साल बाद भी वो उसको क्लेम कर सकता है। 7 साल बाद भी वो क्लेम कर सकता है, क्लेम करने में मना नहीं तो कर रहे हैं। 7 साल बाद भी आप आगे क्लेम कर सकते हो, बट इन दैट केस आपको पूरा का पूरा प्रोसीडियर्स है, उस प्रोसीडियर्स या सबमिट जो भी डॉक्यूमेंट्स बोलेगा वो सब कुछ जमा करके भी आप क्लेम कर सकते हो। 7 साल के अंदर अगर क्लेम एक बार हो गया तो फिर वो अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। 7 साल के अंदर अगर एक बार हो गया तो फिर वो अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा आईपीएफ में। बट एक बार आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं कि उसके बाद आप क्लेम नहीं कर सकते, उसके बाद भी क्लेम किया जा सकता है ना। हम लोग अभी तो पढ़े ये वाला पॉइंट में, जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे ना। यस सर, समझा। पूछ रहा है कि समझ, मतलब ऐसा शेयर होल्डर भी है जो 7 इयर्स तक भी डिविडेंड क्लेम नहीं करके रखा है। ये सर ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। तभी तो गवर्नमेंट ने ये सब डिटेल्स को बनाया, कंपनी लॉ ने, नहीं तो इतना ज़्यादा रूल्स बनाने का ज़रूरत क्या पड़ता। रूल्स तो ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है ना, कोई ऐसे ही तो नहीं रूल बना देता है ना। आप देखना तभी रूल बनता है जब ज़रूरत पड़ता है। अनटिल और अनलेस नेसेसिटी क्रिएट जब तक नहीं होता, उस मैटर को कभी रूल में नहीं बदला जाता है ना। रूल या एक्ट जो भी बोलो आप, ये एज पर नीड होता है। ये सर नो, क्या लगता है आप लोगों को? अरे रूल या एक्ट एज पर नीड होता है, यस सर, इसलिए अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। इसीलिए अमेंडमेंट आते रहते हैं। वेरी गुड सर। कॉमन सेंस में भी बहुत कुछ छुपा होता है। देखो सर, अभी आप लोग छोटे हो थोड़ा सा, जैसे जैसे आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्शन और बढ़ते जाएंगे, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट के साथ जो लोग कनेक्टेड होते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ अभी भी कनेक्टेड उतना नहीं है, उनको बाद में जब कनेक्शन आज नहीं तो कल तो होगा, तो उसमें ना उनको मतलब समझ में आता जाएगा कि रियल वर्ल्ड में कैसे चलता है, कैसे बिजनेस वर्ल्ड में काम चलता रहता है। ये ज़रूरी होता है सर, बहुत ज़रूरी होता है। ओके देखो, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, सेक्शन 125 में इसके बारे में कहा गया है। क्या कहता है? 125 of the act along with the various rules framed from time to time including investor education and protection fund authority, investor education and protection fund authority, accounting, audit, transfer and refund, accounting, audit, transfer and refund, rule 2016 deal with investor education and protection fund. This fund being established by the central government, ये fund को किसने establish किया? Central government ने किया। Shall be credited with specified amounts and utilized for refund and unclaimed and unpaid amounts. इसके अंदर ये जो आईपीएफ है, इसके अंदर सिर्फ अनक्लेम डिविडेंड ही नहीं जाता, और भी चीजें जाते हैं, बट अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड को भी वहां पर रखने का प्रावधान है, मतलब रूल्स है, ठीक है, प्रोविजंस है। प्रमोशंस ऑफ इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसका अवेयरनेस बढ़ाना, ठीक है। हमारे देश में अभी बहुत जगह खाली है सर, हमारे देश में अभी भी लोगों को पता ही नहीं है कि इन्वेस्टर्स को लेके कितने इन्वेस्टर्स तो ऐसे है ही बहुत कम। 135 करोड़ की पॉपुलेशन में हार्डली 3 to 4% लोग एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, है ना सर। 130-35 करोड़ में हार्डली 3 to 4%। रिसेंटली ये कोरोना पीरियड में थोड़ा सा लोगों के पास ये आजकल सोशल साइट्स के कारण थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि लोगों को शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब क्या बताऊं सर, ऐसा लगा कि नहीं शेयर मार्केट सीखना चाहिए, शेयर मार्केट सीखना चाहिए। तो इसके कारण रिसेंट ट्रेंड में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो भी किस पर्पस में? पैसा कमाने के चक्कर में।
लेकिन अगर आप मनी माइंडेड बनोगे ना तो आप स्टॉक मार्केट में टिक नहीं पाओगे। स्टॉक मार्केट में टिकने के लिए आपको स्किल चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? जो लोग पढ़ते हैं उनको तो पता ही होगा, स्किल फर्स्ट और मनी फर्स्ट। स्किल। सर स्टॉक मार्केट में अगर आपको टिकना है ना तो आपको स्किल पहले चाहिए। ये नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट, ये हर मार्केट का खेल है। किसी भी मार्केट हो या किसी भी फील्ड हो, आपके अंदर स्किल पहला होना चाहिए। लेकिन जो भी, क्योंकि सर मेरे पास बहुत लोग कॉल आता है, फ़ोन करता है, क्वेरीज करता है, तो सभी के मन में एक ही चीज़ है कि पैसा कितना जल्दी कमाया जाए। अरे भाई मैं उनको एक ही बात समझा नहीं पाता। मनी मनी मतलब वो एक बात, एक गाना है ना सर, तो पैसा पैसा करती है और पैसे पे तो मरती है ना। तो यही प्रॉब्लम है, टू मच मनी माइंडेड हो जाओगे ना, आप स्किल, बिना स्किल गैदर करके सिर्फ मनी मनी करोगे तो मनी नहीं मिल सकता। जैसे बोलो ना, एक क्रिकेट में देखो ना, जो लोग क्रिकेट खेल देखते हो, आपको पता है कि कोई भी बैट्समैन का मतलब ड्रीम होता है कि 6 लगाना, 4 लगाना। लेकिन क्या 6 4 बैट घुमाने से लग जाते हैं कि इसके लिए स्किल चाहिए होता है? सच बताना सर। कोई भी फुटबॉलर जब भी बॉल मतलब अपने पैर में लेते हैं, उसको क्या लगता है कि फुटबॉल को गोल में डालना है ना। लेकिन क्या फुटबॉल में गोल में डालना ही एकमात्र मकसद होना चाहिए, या फिर स्किल फर्स्ट, तभी जाके आप गोल कर सकते हो? बात समझ में आ रहा है? आप अपने गोल को, अपने मनी को पूरा का पूरा प्रायोरिटी दे देते हो, स्किल को प्रायोरिटी नहीं देते। अगर आप स्किल बनाने में प्रायोरिटी देते ना, मैं आपका बात नहीं कर रहा हूं, मैं 135 करोड़ पॉपुलेशन का बात कर रहा हूं। इनमें जो ऑलरेडी 3 to 4% एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, मैं इनके बारे में भी बात कर रहा हूं। और साथ में मैं इनके बारे में भी बात कर रहा हूं जो अभी भी कर सकता है, इस मार्केट में आ सकता है। ठीक है, तो इनके अवेयरनेस के बारे में, इनको नॉलेज देने के लिए इन्हें भी पता होना चाहिए ना कि कैसे चलता है मार्केट। सिर्फ टीवी न्यूज थोड़ी ना होता है हर चीज। मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा, उनके पास सपोज एक्स्ट्रा फंड है, ठीक है, उनका मानो कि 50,000 मंथली इनकम कर लेते हैं। 50,000 में से 30,000 में जिंदगी गुजर जाते हैं मंथली इनकम। ठीक है, 20,000 10,000 बचा लेते हैं। अभी 20,000 10,000 को वो अपने हिसाब से खर्चा करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। तो टीवी ओपन करके बैठ लिया, और इस तरह से कोई भी टीवी ओपन करके बस देखता रहता है, और टीवी में जो एनालिस्ट आते रहते हैं उनका सुनता रहता है। लेकिन वो तो एनालिस्ट तो मतलब बायस भी हो सकता है कभी कभी। अरे ये भी तो एक मार्केट है, वो उनको भी तो कंपनीज लाते हैं कि भाई बोलो मेरे कंपनी के बारे में बोलो, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिल जाता है, कमीशन मिल जाते हैं, वो कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं इट्स अ मार्केट रिस्क। ठीक है, कंपनी का शेयर काफी दिनों से नीचे है, तो कंपनी उसके बारे में थोड़ा अच्छा खासा बात बोला, और कंपनी के बारे में लोगों को लगा कि भाई ये वाला टीवी में बोला है तो फिर इसके बारे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप बात समझ रहे हो सर? कौन क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीवी में जो बोलते हैं वो कोई गलत बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि टीवी में जो बोलता है वो तो उसका काम है सर। टीवी में जो बोलता है वो तो उसका काम है। ठीक है, लेकिन वो कितना सही बोल रहा है और कितना सही नहीं बोल रहा है, इसका अंडरस्टैंडिंग करने का नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। ये सर नो, आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो ना? हेलो, समझ में आ रहा है सर बात? क्या मेरा आवाज है सर, कनेक्टेड है? है दादा। ओके यस सर। ओके। अनुज, अनुज, अनुज का अनुज, गुड इवनिंग अनुज, बहुत लेट। सॉरी सर, वो सर जिम में था सर, अभी निकला हूँ सर, अभी देखा आपका मैसेज। बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैसेज ना भी देखता तो भी चलता। ओके, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड देख, ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन सेक्शन 125 में कहा है, और इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से इस फंड को मेंटेन करता है। तो इसमें कौन सा फंड आता है सर? क्रेडिट ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट्स टू द फंड, फॉलोइंग स्पेसिफाइड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द फंड। जैसे कि अमाउंट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चाहते हैं कि लोगों के अंदर इन्वेस्टर एजुकेशन बढ़े, बिकॉज जितना इन्वेस्टर एजुकेशन बढ़ेगा हमारे देश के लिए उतना अच्छा है। क्यों बोलो तो सर? कोई बता सकते हो कि इन्वेस्टर एजुकेशन गवर्नमेंट क्यों बढ़ाना चाहता है? ऐसा क्या है इन्वेस्टर एजुकेशन में? सर आप लोग ये वाला इंस्टीट्यूट के बारे में जरूर सुने होंगे, सुने हो सर इसके नाम? NISM, आप लोग तो मेरे मुंह से भी जरूर सुने होंगे या फिर अलग से भी जानते होंगे।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। बहुत लोग इसका एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों में से भी कोई एग्जाम देने के लिए मेरे को बोला है, मुझे याद है। मॉक का प्रिपरेशन मैं स्टार्ट करवाऊंगा आप लोगों से। एटलीस्ट फाउंडेशंस तो आप लोग देखे ही रखो सर, मैं तो इतना बोलूँगा। जो लोग स्टॉक मार्केट बेसिक्स पढ़ रहे हो, या फिर स्टॉक मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट भी पढ़ रहे हो, या फिर फंडामेंटल या ये भी पढ़ रहे हो, मैं आपको बस इसी के लिए इतना कहना चाहता हूँ कि NISM जो है सर, ये हमारे देश में लोगों को ट्रेंड बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए NISM सर्टिफिकेशन एग्जाम भी होते हैं, लाइसेंस भी प्रोवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए। आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पर कितना सारा सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन होता है स्टॉक मार्केट लेवल के लिए। ये देखो, ये सब सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ना स्टॉक मार्केट लेवल में जॉब करने के लिए भी जरूरी होता है सर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखो, मैं बस एक बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये तो लाइसेंस एग्जाम है, कुछ बेसिक्स फ्री भी होता है, ठीक है, जो नॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर आता है, ठीक है। वो स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके रिटायर ऑफिसर्स लोग ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग सर मेरे से पढ़ के भी एग्जाम दिया है, या फिर मेरे से टेस्ट पेपर लेके भी एग्जाम देता है। इज इट सर? 60+ 70+, ऐसे ऐसे रिटायर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो एग्जाम क्लियर करता है। कोई मध्य प्रदेश से किया है, मेरे पास से एजेड पीपल कम से कम 5-7 जन किया है सर, जो मतलब ये इन्वेस्टर एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी सर ये NISM तो आज की डेट में किसी को भी ब्रोकिंग कंपनीज में, या फिर ICICI सिक्योरिटीज टाइप कोई भी ब्रोकिंग बैंकिंग कंपनीज में अगर जॉब करना है, तो उनके लिए ये सब लाइसेंसिंग एग्जाम जरूरी है। एग्जाम भी क्रैक करना है विथ नॉलेज। जैसे आप देख सकते हो करेंसी डेरिवेटिव, ट्रांसफर, RTA रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स, ठीक है, मतलब जिनके थ्रू से सारा का सारा मतलब पेपर्स वर्क्स होता है। फिर आपका सिक्योरिटी इंटरमीडियरीज, म्यूचुअल फंड्स, देख पा रहे हैं सर आप लोग? हाँ सर, ये है सीरीज 12 इक्विटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। सीरीज 12 मतलब ये देखो, मार्चेंट बैंकर्स, रिसर्च एनालिस्ट। मैं तो नॉर्मली बोलता हूँ कि रिसर्च एनालिस्ट का जो है ये सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का नॉलेज आ जाएगा, साथ में सर्टिफिकेशंस भी आ जाएगा, कंपनी के बिहाफ में काम भी कर सकते हो। उसके लिए आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस का पूरा नॉलेज होना चाहिए, एंड साथ में ये सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन जो सबसे पहले मैं देने के लिए बोलता हूँ नॉर्मली, ठीक है। इस तरह के एग्जाम देने से भी आपको नॉलेज मिलता है। बाकी NISM के थ्रू से, गवर्नमेंट सेबी की तरफ से कस्टमाइज ट्रेनिंग बनाते हैं वो लोग, भी अलग अलग स्कूल में, कॉलेजेस में जाके इन्वेस्टर्स के एजुकेशन बढ़ाने के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सर गवर्नमेंट की कितना ज़रा इनिशिएटिव लेके रखा है। उसमें सेबी तो है ही इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए बने हुए, ठीक है। तो गवर्नमेंट खुद चाहते हैं, गवर्नमेंट खुद चाहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उतना हमारे देश में कैपिटल मार्केट क्या हो जाएगा सर? स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट जो है ये स्ट्रांग हो जा, क्योंकि इसमें कैपिटल का फ्लो बढ़ेगा। ऐसे ये जो स्टॉक मार्केट देख रहे हो ना आप लोग, ये एक मार्केट का फ्लो है, ठीक है। इसमें निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल है। जैसे हमारे थ्रू से मार्केट में पैसा आता है, इस पैसे के थ्रू से कंपनीज को बिजनेस मिलता है, कंपनी इस पैसे को मार्केट में यूटिलाइज करते हैं, फंड का फ्लो होता है, कैपिटल का फ्लो होता है, बिजनेस बनेगा। बिजनेस बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा सर, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी बढ़ेगा, लिविंग क्वालिटी बढ़ेगा, ठीक है, हर चीज में डेवलपमेंट बढ़ेगा। बेसिकली पैसे का फ्लो होना जरूरी है। पैसा बचा के रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा घर में बच जाएगा ना, तो फिर वो बेकार है सर। पैसा का फ्लो होना चाहिए। पैसा ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, पैसा को कभी घर में बचा बचा के कोई मतलब नहीं है, पैसा को हमेशा यूटिलाइज करना चाहिए। और पैसा है ही ऐसा चीज, मतलब पैसा को देख के खुशी बहुत मिलता है, बट मतलब हर एक इंसान का नेचर है, बट पैसा का जितना यूटिलाइजेशन हो जाए उतना बढ़िया, ठीक है। पैसा को चुपचाप कहीं पर फेंक के रखना विदाउट एनी प्रॉपर, कुछ नहीं मिलता वहां से, वो अच्छा बात नहीं होता इकोनॉमी के लिए, ठीक है। टू मच सेविंग्स इकोनॉमी को खत्म कर देते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है सर, ठीक है। टू मच सेविंग्स इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर देता है। ये जो सेविंग्स का जो नेचर है ना हमारे देश में है, ऐसे बहुत लोग सेविंग्स करना पसंद करता है, पैसा जमा के रखता है, उतना खर्चा नहीं करता। खर्चा करना चाहिए बट सही जगह पे, गलत दिशा पे उल्टा सीधा खर्चा का बात नहीं कर रहा है। मतलब टू मच सेविंग्स नहीं, आपको ऐसे जगह में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां से पैसा का फ्लो बढ़े। LIC में हम लोग पैसे डालते हैं, LIC वही पैसे को मार्केट में डाल देता है ना सर? आप लोग जरूर जानते होंगे, हम लोग LIC में हमारा सेविंग्स का पैसा डालते हैं और LIC उस पैसे को मार्केट में डाल देता है। तो अल्टीमेटली पैसा पड़ा नहीं रहता, पैसा तो क्या होता है, फ्लो होता रहता है। तो समझ में आ रहा है ना सर कि इन्वेस्टर एजुकेशन
एंड अवेयरनेस प्रोग्राम कितना ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट के पास भी अल्टीमेटली पैसा वहीं से जाएगा। आप बिजनेस होगा तो बिजनेसमैन सरकार को टैक्स पे करेगा, इनकम टैक्स बढ़ेगा, जीएसटी भी बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट को भी इनकम होगा और तभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तभी आपको रेल चाहिए, बुलेट ट्रेन चाहिए, जो चाहिए आपको, ठीक है, आपके एरिया में बड़े स्कूल चाहिए, बड़े हॉस्पिटल्स चाहिए, गवर्नमेंट का फंड भी उनको मिलेगा, जो भी चाहिए आपको, वट एवर यू नीड, वट एवर यू वांट, सभी चीजों का फ्लो तभी बढ़ सकता है जब हम लोग इस पर्टिकुलर मैटर को समझ पाए। कॉमर्स में बहुत ताकत है सर। कॉमर्स अगर आप लोग समझ पाते हो और दूसरे को समझा पाते हो, ठीक है, और अगर आप सच में इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझा पाते हो, बिजनेस के बारे में लोगों को समझा पाते हो, तो देश के लिए सच में बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन पॉइंट यही है सर, ज्यादा से ज्यादा लोग तो सिर्फ समझते हैं कि मेरे को एक अच्छा नौकरी मिल जाए। ठीक है सर, नौकरी मिलेगा, बट नौकरी के साथ साथ आप समझो कि क्या कॉन्सेप्ट है इस पैसे को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके। ओके सर, डोनेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डोनेट भी करते हैं, नॉट जस्ट सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज आल्सो, ठीक है। पर्पस ऑफ द फंड, अमाउंट लाइंग इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ये तो मैंने आपको अभी बोला कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो पैसा पड़ा रहता है उसे भी आईईपीएफ में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, अंडर सेक्शन 124 सबसेक्शन 5 के तहत, ठीक है। ये तो है ही, अनक्लेम डिविडेंड अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा, अमाउंट इन द जनरल अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जनरल अकाउंट होते हैं, जनरल रेवेन्यू अकाउंट, ओवल अकाउंट का पैसा भी सेक्शन 205A सबसेक्शन 5 के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से, वो भी अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड की तरह ट्रांसफर किया जाता है। अमाउंट इन आईपीएफ, द अमाउंट लाइंग इन द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अंडर 205C ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, अगर पुराने किसी एक्ट के हिसाब से कोई फंड है तो उसको भी करंट एक्ट के हिसाब से ट्रांसफर कर देना चाहिए। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, द इंटरेस्ट और अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड, अगर गवर्नमेंट को किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट से इनकम भी मिल रहा है तो वो फंड भी इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में जा सकता है। मतलब क्या क्या फंड इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में जा सकता है उसका डिटेल्स आपको मैं अभी समझा रहा हूं। अमाउंट रिसीव थ्रू डिसगॉर्जमेंट, सर डिसगॉर्जमेंट समझते हो सर? बहुत लोग डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, डिसगॉर्जमेंट और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, बहुत सारे लोग ना सर गलत तरीके से इनकम करने का कोशिश करते हैं, इलीगल वे में प्रॉफिट कमाते हैं। तो अगर ये पकड़ा जाता है ना तो उनको अपना प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, उन प्रॉफिट का जो पैसा है वो पैसा सीज कर दिया जाएगा। हाँ सर, अगर कोई इलीगल वे में प्रॉफिट करता है, जैसे रामालिंगम राजू, सत्यम कंप्यूटर्स वाला खेल याद है आप लोगों को, इलीगल वे में प्रॉफिट करेगा, इलीगल वे में प्रॉफिट करेगा तो उनका पैसा क्या किया जाएगा सर? सिक्योरिटी सीज होगा कि नहीं होगा? अरे कुछ तो बोलो। अगर आप इलीगल वे में प्रॉफिट करोगे और कल अगर पकड़ा जाते हो तो क्या आपका पैसा सीज नहीं करेगा? क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, किसी का भी हाँ आवाज सर। नहीं आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। ओके, क्या रोशनी, तौथा, नंदिनी, कोई साउंड नहीं है क्या? ज्योति, आप लोगों के पास? है दादा अच्छे। ओके, अमाउंट रिसीव थ्रू डिसगॉर्जमेंट और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। ये देखो क्या बोलता है, अमाउंट रिसीव थ्रू डिसगॉर्जमेंट और डिस्पोजल। देखो डिसगॉर्जमेंट के बारे में कितना सुंदर बोला है यहाँ पर। डिसगॉर्जमेंट इज द लीगली इन्फोर्स पेमेंट ऑफ ill-gotten gains, ill-gotten gains imposed on wrongdoers by the courts. Funds that were received through illegal or unethical business transactions are disgorged or paid back, often with interest or penalties to those affected by the actions. जिनको एग्रीड पार्टी जो है, जिनका पैसा मार के ये पैसा बनाया गया है, उनको भी वापस किया जाएगा। तो ये सब पैसा भी ट्रांसफर किया जाता है इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में एंड अवेयरनेस फंड, प्रोटेक्शन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन फंड में। सर बोलो सर, इंडिया में वो टीडीएस का कुछ एक था ना सर, टीडीएस में मतलब वो सर इलीगल इनकम होने से भी सर वो टैक्सेबल है? अरे पैसा, हर पैसा टैक्सेबल है। हाँ सर, लेकिन इलीगल इनकम भी टैक्सेबल सर, वो कैसे? इलीगल इनकम भी टैक्सेबल है। आप देखो सर, अगर आप गलत तरीके से, सपोज मान कि तू चोरी करता है, ठीक है, तू चोरी करता है लेकिन तेरा चोरी का पैसा जो है वो टैक्सेबल होगा, तो वो तेरा ब्लैक मनी नहीं कहलाएगा। मतलब तेरा चोरी का पैसा ब्लैक मनी नहीं होगा अगर उसमें तू टैक्स देता है। लेकिन तू चोरी जो किया है ना, बात समझ, तूने जो चोरी किया वो चोरी गलत है, वो पेनल कोड के हिसाब से सजा मिलेगा उसमें। तू रॉन्ग डूअर्स है,
उसका सजा पेनल कोड तेरे को देगा। लेकिन अगर तू चोरी में टैक्स देता है सरकार को, तो वो तेरा मनी जो है ना, वो ब्लैक मनी नहीं है, वो व्हाइट मनी है। तो लीगल इनकम ही हो गया सर, घूम फिर के बोल हाँ, सकते तेरा हैं। इनकम लीगल हो जाएगा, लेकिन तेरा जो मतलब इनकम का जो सोर्स है जरिया वो है गलत वो है। इलीगल है। हाँ, तो अल्टीमेटली अगर तेरा सोर्स वॉइड है तो पूरा का पूरा खेल ही वॉइड है। अच्छा सर, मतलब अनटिल अनलेस उन लोग को सोर्स नहीं पता चले तो इलीगल इनकम करके टैक्स भरते रहो तो सर सब कुछ मतलब सही होगा, वैसा है क्या? सब कुछ सही नहीं है, बात समझ। तू अगर टैक्स भरता रहेगा तो इसका मतलब है तेरा पैसा ब्लैक नहीं है, ये बात तो क्लियर हाँ। है। लेकिन तू जो काम कर रहा है वो गलत काम है। हाँ। तो देख, जिसका जड़ गलत है उसका पूरा का पूरा आगे का हिस्सा भी गलत है, वो हम्म। वॉइड हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, अरे वो वो पता नलिटी है, कैसे वो चलेगा void। उन लोगों को? ये बाबा क्या बात करता है, पता कैसे चलेगा? हाँ, आज हाँ सर, केष्टपुर वो तो में, है। आज हाँ। सॉल्टलेक केष्टपुर विधाननगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आज ही हुआ है। यहाँ पर, यहाँ से ये क्या बोलता है, चलो इलीगल का बात हुआ तो मैं आज का ही खबर आपको देता हूँ। ऐसे ये सॉल्टलेक केष्टपुर का बड़ा फेमस काम है, आपको बता देता हूँ सर। पहले पहले सॉल्ट लेक में होता था, लेकिन जैसे सॉल्ट लेक में बढ़ रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आ जाया है। ऑटोमेटिकली आजकल ये सब केष्टपुर में शिफ्ट कर रहा है। ऐसे तो केष्टपुर क्या? नॉर्मली रेसिडेंशियल एरिया है, बट हाँ सर। यहाँ पर भी ये देखो, एक सेकेंड रुको, मैं बताता हूँ अभी। ये क्या बोलते हैं उसको, इलीगल बीपीओ। इलीगल बीपीओ बना के केष्टपुर के मोस्ट प्रॉब्ली वीआईपी के आसपास में कहीं पर, एक सेकेंड रुको, खबर अभी सर में जहाँ मिली। आप रहते हैं उस साइड में ना? नहीं, वो रविंद्रपल्ली। रविंद्रपल्ली नहीं, उस साइड प्रफुल्ल कानन, मतलब वीआईपी के उस तरफ हुआ है। ठीक है, हाँ, उस वो तरफ बागुएटी हुआ है। से। हाँ सर, समझ गया। ठीक है, बागुएटी तरफ नहीं, बेसिकली वो नहीं जस्ट नहीं, मतलब हाँ ऑपोजिट। तो समझ गया सर, उल्टा साइड में ना? हाँ, मतलब प्रफुल्ल कानन जिसको बोलते हैं नॉर्मली। हम्म। एक सेकेंड रुको। ये क्या हुआ ना, ये नॉर्मली केष्टपुर में पहले इतना नहीं होता था, ये सब नॉर्मली होता था कि मतलब बेसिकली सॉल्ट लेक में बहुत ज्यादा चलता था। तो यहाँ पर क्या किया ये लोगों ने, मिल नहीं रहा है अभी, जो भी हो बाद में अगर मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्या किया ये लोग, इलीगल वे में बेसिकली एक बीपीओ बना के रखा है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि हम लोग कभी कभी अपने आप को बोलता है कि जॉब देता है, ठीक है, जॉब प्रोवाइडर है, तो लोगों से पैसा लेता है। ठीक है, पैसा लेता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेता है, और फिर बाद में बोलते सर हैं वो जॉब देगा केशव में वो देगा। तो पूरा इंडिया में चलता है सर ये। हाँ, इंडिया में चलता है, लेकिन रिसेंटली आज ही हुआ है, 200 मेंबर्स था उसमें से, 200 लोग, 200 लड़का था उसके अंदर, ठीक है, जो ये चेन चलाता था। और 12 ऐसा जन था, ठीक है, 12% था ऑफिसर्स लेवल में था, मतलब जो बेसिकली कंपनी का सीईओ बॉस टाइप में है, और एक उसमें से एक गर्ल्स है। ठीक है, तो सभी को उठाया, ठीक है, सबको जेल में डाला है। तुम पूछ रहे थे ना कि पता कैसे चलेगा, ठीक है, कि इलीगल है कि नहीं है। सर, पता तो स्टार्टिंग डे से चलता है। ये अलग बात है कि हमारा सिस्टम में खोखलापन है, इसलिए कोई कुछ कहता नहीं है, बिकॉज पैसा देके हर चीज को हम लोग छुपा देते हैं, है ना, ब्राइब देके चुप करा देते हैं। स्टार्टिंग डे से सबको पता होता है कि कौन लीगल है और कौन इलीगल है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सबको सब कुछ पता है। लेकिन वो अलग बात कि सब एडजस्टमेंट में चलता रहता है, लेकिन पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है सर। अगर सिस्टम बोलेगा ना कि मैं अपने आप को क्लीन करूंगा, चुटकी में हो सकता है। जिस दिन सिस्टम चाहेगा उस दिन चुटकी में हो सकता है, बट वो अलग बात कि सिस्टम चाहेगा कि नहीं चाहेगा। आज अगर एक लॉ आ जाए ना, और सीरियसली मतलब ये डेमोक्रेसी में थोड़ा प्रॉब्लम है कि चिल्ला हल्ला करता है, बट फिर भी पॉसिबल है, फिर भी पॉसिबल है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है पकड़ना। हो सकता है सर। आज बोले तो नहीं, एक्चुअली क्या है ना, सबको ना एक आदत सा हो गया है, कि सबको एक आदत सा हो गया कि ऐसा ही चलना चाहिए, ऐसा ही ठीक है। अब सबको आदत सा हो गया है। लेकिन मेरा हिसाब से सर, एक बार सिस्टम ठीक हो जाए ना, तो फिर सिस्टम ठीक करने में 2 मिनट लगता है। बस एक बार अपर लेवल में लोग ठीक हो जाए, ऑटोमेटिकली हर लेवल में ठीक हो जाएगा। आज इंडियन क्रिकेट टीम को देखो, कैसे वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है। क्यों? पहले क्यों नहीं दे पाता था? बिकॉज अपर लेवल में वो बात नहीं था। मैं विराट कोहली को देख रहा था, विराट कोहली कैप्टन है, बट विराट कोहली इतना फ्रेंडली कैप्टन है, आज नहीं कितना दिन से कैप्टनसी कर रहा है। वो खड़े खड़े अपना ऋषभ पंत है ना, कितना छोटा सा बच्चा है ऋषभ पंत, हार्डली 22-23 साल का उम्र है। ऋषभ पंत के कान में वो अपना ब्रेसलेट खोल के ग्राउंड के अंदर खेलते खेलते उसके कान में
अपना ब्रेसलेट को कान का बना रहा है, मतलब जैसे ज्वेलरी लगता है कि उसको बना रहे हैं, मतलब एक मजाक कर रहा है ग्राउंड के अंदर। मतलब इस लेवल का मतलब क्वालिटी चला गया उन मतलब मैनेजमेंट में। पहले क्या होता था भाई, तुम जूनियर प्लेयर हो, तुम सीनियर प्लेयर थे, ठीक है, मतलब एक अंदर अंदर से कोरप्शन, ठीक है, जूनियर सीनियर भेदभाव, ठीक है भाई, तू तो अभी आया है खेलने, मतलब। लेकिन अभी बात ऐसा नहीं है, अभी एक टीम की तरह काम करता है, करप्शन फ्री बन रहा है। अभी बोर्ड में भी देखो, कोच में देखो, सब अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। कोच में राहुल द्रविड़ है, उधर रवि शास्त्री क्रिकेटर है, सौरव गांगुली बीसीसीआई में आ गया है, मतलब सही लोग सही जगह में बैठे हैं जिसको बैठना चाहिए। पहले क्या होता था, पॉलिटिशियंस लोग क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट बन रहा है, अरे क्या मतलब है, वो पॉलिटिक्स समझेगा कि क्रिकेट समझेगा? मतलब सिचुएशंस बदल रहा है, तो अगर क्रिकेट बदल सकता है तो समाज नहीं बदल सकता? हाँ सर, एक एग्जाम्पल के तौर पर सही बताया, है। अगर क्रिकेट बदल समझा सकता सर। है 90s या 2000 में जो क्रिकेट होता था, जिस तरह से करप्शन हुआ है, अब लोग जानते हो कि अजहरुद्दीन जैसे ग्रेट प्लेयर भी फंस चुका है ऐसे प्रॉब्लम में। ऑनेस्ट इंसान थे बट प्रॉब्लम को समझ नहीं पाया, एज ए कैप्टन उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ गया। अजय जडेजा जैसे प्लेयर फंस गया, इतना टैलेंटेड प्लेयर, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम आ सकता है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ एक बार। लेकिन आप समझा करो कि करप्शन पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्रिकेट देखो, समय के साथ साथ गुड लीडरशिप चाहिए, सही लीडर बना देगा जिसको अपने काम से मतलब होना चाहिए। करप्शन करने का तो एक आदत सा बन गया है। अगर सब कोई ठीक रह जाएगा, जैसे मेरे घर में ट्रांसपोर्टिंग का काम है, ठीक है, मेरा जो घर का जो मतलब काम है, तो ट्रांसपोर्टिंग का काम है, तो आप लोग जानते होंगे कि ट्रांसपोर्टिंग में क्या होता है, वो पक्का चलान कच्चा चलान का केस होता है, मतलब जीएसटी दिया हुआ गुड्स और नॉन जीएसटी वाले गुड्स। समझ रहे हो ना सर आप लोग बात? तो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे, हम लोगों का नॉर्मल ट्रांसपोर्ट है, मतलब नॉर्मल ट्रांसपोर्ट इन द सेंस जहां जिसमें वेरियस गुड्स जाते हैं, तो मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर गुड्स या कोई कॉर्पोरेट के लिए काम नहीं करता। जो इन जनरल में जो मार्केट में जो इतना सारा दुकानदार होते हैं ना, जैसे कि खड़गपुर में बहुत सारे दुकानदार है, मिदनापुर में टाउन में है, तो ऐसे नॉर्मल इन जनरल दुकानदार का सामान जाते हैं। तो इसमें कुछ दुकानदार होते हैं जिनका सामान जो होता है ना एकदम टैक्स दिया हुआ होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनका टैक्स दिया हुआ नहीं होता है। अब जैसे ही रास्ते में गाड़ी को सेल टैक्स वाले पकड़ते हैं, मतलब जीएसटी वाले पकड़ते हैं, पूरा का पूरा गाड़ी को खाली करता है, पूरा ट्रक को अनलोड करता है, अनलोड करके चेक करते हैं भी कितना जीएसटी पेड वाला है और कितना जीएसटी पेड वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर अब जितना मतलब जो नॉन जीएसटी वाला होगा उसके लिए वो ट्रांसपोर्टर को फाइन चार्ज करेगा, गाड़ी को डिटेन करेगा। इसमें दो प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टर को तो बिजनेस मार खाएगा, ऊपर से ट्रांसपोर्टर में जो लोग सही था, जो बिजनेसमैन सही था, मतलब अपना टैक्स देके प्रोडक्ट ला रहा था, वो लोग तो ट्रांसपोर्टर पे हमला बोलेगा, ये सर नो। जो लोग सही टैक्स देके ला रहा है वो तो हमला बोलेगा, लेकिन अब ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? क्या जो मानो कि एक एरिया में अगर 100 बिजनेसमैन है, 100 में से हार्डली 10 बिजनेसमैन ऐसे जो पक्का मतलब एकदम प्रॉपरली बिजनेस करता है, बाकी 90 बिजनेसमैन प्रॉपर नहीं करता, तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? 10 जन का सामान लेके बिजनेस कर पाएगा क्या? उसका गाड़ी का खर्चा ही नहीं उठेगा। जो सही टैक्स देता है वो थोड़ी ना पूरा का पूरा भाड़ा देगा, पॉसिबल नहीं है। तो ट्रांसपोर्टर को भी एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कभी ऑफिसर्स को भी एडजस्ट करा लेते हैं ट्रांसपोर्टर कि भाई थोड़ा रख लो, छोड़ दो। अब अगर आप एक बार बोलो कि अगर एक बार ये प्रोसेस चालू हो जाए कि भाई टैक्स देके ही माल खरीदना है, टैक्स देके ही माल बेचना है, अब कौन करप्ट करेगा? अगर ये बात अगर तय हो जाए, इसका मिसयूज करना चालू हो जाए, तो फिर हर पॉइंट में मिसयूज होगा। अब इसमें ट्रांसपोर्टर भी फंसेगा, बिजनेसमैन भी फंसेगा, जिनका सही चलन का है वो भी फंसेगा, जो जीएसटी वाले हैं वो भी फंसेगा, जो नॉन जीएसटी वाले वो भी फंसेगा। लेकिन एक बार सिस्टम बदल जाए, क्या ये ठीक होना बहुत मुश्किल का लग रहा है क्या, या इट्स पॉसिबल? आप लोग ही बताओ ना सर। इम्पॉसिबल तो कुछ है नहीं, मुझे तो नहीं दिखता। तो सर पॉसिबल है, लेकिन सर जैसा अभी हालत है सर, कुछ उसमें होगा नहीं सर। एग्जैक्टली सर, वही अब यही मेन बात है कि अगर कोशिश करेगा ना, अपर लेवल में कोशिश होगा ना, ये कोई बात नहीं है सर, सिंपल सी बात है। जो भी हो, आई होप समझ में तुम लोगों को आ रहा है कि करप्शन को ठीक करना चुटकी का खेल है। बट वही चुटकी हम लोग ऐसे लोगों को बिठा देते हैं ना हमारा नेता बोल के, उसी में प्रॉब्लम है। जो भी हो, चलो। एप्लीकेशन मनी, ये जो आईपीएफ जो है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय कंपनीज फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड only if such amount has remained unclaimed and unpaid for a period of 7 years from the date of become due for payment। मतलब ये जो आपका डिविडेंड का जो अमाउंट, अनक्लेम्ड डिविडेंड का जो अकाउंट ओपन किया गया है, ये अमाउंट ऑफ मनी आईपीएफ में ट्रांसफर होता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में,
ठीक है। द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय कंपनीज फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड ओनली इफ सच अमाउंट हैज रिमेन्ड अनक्लेम्ड एंड अनपेड। 7 साल में अगर अनप्लेड या अनक्लेम्ड होता है तभी जाके वो पैसा पेमेंट के लिए जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये आई होप समझ में आ रहा है सर। मैच्योर डिपॉजिट्स, सर मैच्योर डिपॉजिट्स क्या? सर मैच्योर डिपॉजिट विद कंपनीज अदर देन बैंकिंग कंपनी ओनली इफ सच अमाउंट हैज रिमेन्ड अनक्लेम्ड एंड अनपेड फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट इट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। ठीक है, मतलब मैच्योर डिपॉजिट अमाउंट है कंपनीज के पास अदर देन बैंकिंग कंपनी। ठीक है, बैंकिंग कंपनी छोड़ के कंपनी के पास, अरे डिपॉजिट का क्लास आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, डिपॉजिट्स के ऊपर हम लोगों ने पूरा कंपनी लॉ में पढ़ चुके हैं। अगर ऐसा कोई अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है कंपनी के पास, वो भी कंपनी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल सकता है अगर 7 साल के अंदर कोई क्लेम नहीं करता है तो। जैसे डिविडेंड क्लेम करना भूल जाते हैं वैसा ही डिपॉजिट भी क्लेम करना भूल जाएगा। डिबेंचर्स के केस भी ऐसा हो सकता है, वो भी आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। डिबेंचर्स था, डिबेंचर अनक्लेम्ड रह गया, इंटरेस्ट वो भी अनक्लेम्ड रह गया। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल प्रोसीड्स, amount received from sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation for 7 or more years। ठीक है, मतलब बिजनेस मार्ज हो रहा था उस टाइम पे कुछ सेल अमाउंट बना था तो उसमें कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया तो वो पैसा भी कंपनी के पास पड़ा रहेगा तो वो भी आईपीएफ में ट्रांसफर करेगा। आईपीएफ इन द सेंस इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिमेनिंग अनपेड और अनक्लेम्ड और 7 or more years। 7 साल या उससे ज्यादा टाइम अगर चुपचाप पड़ा है रिडेम्पशन अमाउंट प्रेफरेंस शेयर्स का, जो प्रेफरेंस वाले को रिडीम करना था बट कोई क्लेम नहीं किया, वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे हो सर कि आईपीएफ में वही पैसा जाता है जो पैसा कंपनी का नहीं है, किसी और का है, जो कंपनी में कंपनी का जो मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, डिवेंचर होल्डर्स है, जो कंपनी को दिया था पर बाद में क्लेम नहीं किया। इस तरह का पैसा कंपनी क्या कर सकता है, इस तरह का पैसा कंपनी ट्रांसफर कर देगा। कहां पर? आईईपीएफ में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अदर अमाउंट्स, such other amounts as prescribed in rule 3 of the investor education and protection fund authority, जिसमें अकाउंटिंग, ऑडिट, ट्रांसफर एंड रिफंड रूल्स 2016 फॉलो होता है। ठीक है, तो एक बार प्लीज एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। और ये जो पैसा है इसका यूटिलाइजेशन क्या होगा सर? ये आईपीएफ में जो पैसा डाला जाता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 सबसेक्शन 3, द फंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड। कहां पर यूज होगा? रिफंड ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड बाद में जब रिफंड किया जाएगा अनक्लेम्ड वाला। मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिवेंचर्स, द एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। मतलब किसी भी टाइम पे तो आ सकता है ना, 7 साल बाद भी आ सकता है डिविडेंड क्लेम करने, डिपॉजिट क्लेम करने, डिवेंचर क्लेम करने, तो उसका पैसा कहां से देंगे? यही आईपीएफ के अकाउंट से दिया जाएगा। प्रमोशंस ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, मैंने आपको इसके बारे में एनआईएसएम के बारे में बोला ना सर। एनआईएसएम का बहुत बड़ा मतलब दायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एनआईएसएम का? सेबी एनआईएसएम के थ्रू से ये सब काम कोशिश कर रहा है। ठीक है, डे बाय डे एनआईएसएम ही है सर जो स्टॉक मार्केट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखा है। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है सर, ये एक एक्ट भी है। इन्वेस्टर एजुकेशन के ऊपर, इन्वेस्टर अवेयरनेस के ऊपर एनआईएसएम को एक्ट बनाया गया सर 2006 में। जैसे आप लोग सीएसईए में कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर जैसे एक्ट बना हुआ है ना सर 1949, 59, 1980, वैसे एनआईएसएम भी एक एक्ट की तरह ही काम करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ये सेबी के हिसाब से 2006 में एक्ट बनाया गया है और जिसमें ये देखो, आप देख सकते हो, ये देखो, इज ए पब्लिक ट्रस्ट आल्सो स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल बॉडी फाइनेंशियल मार्केट डीलर्स। ठीक है, सेबी एस्टैब्लिश्ड 2006 बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी ने इसको बनाया, तो इनका काम है। ठीक है, बहुत सारे, इवन आजकल तो एमबीए डिग्री भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो समझ में तो आ ही रहा है आप लोगों को, बाद में बताएंगे फिर से, अगर किसी को एनआईएसएम का एग्जाम देना है तो उसका चर्चा बाद में हो जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, तो बेसिकली promotion of investor education, awareness and protections, distribution of any disgorged amount, eligible and identifiable applicants for shares and debentures। disgorged amount मतलब समझ गए ना, इलीगल वे से प्रॉफिट किया, बाद में उसका अमाउंट सीज किया गया। ठीक है, तो जिसके कारण से, मतलब किसी को अगर इलीगल प्रॉफिट हुआ था तो किसी को तो लॉस हुआ था सर। अरे अगर कोई इलीगल प्रॉफिट कमाया था तो उसके बदले किसी का तो लॉस हुआ था। अब इलीगल पैसे से पैसा कमाओगे तो किसी का तो मारोगे, तभी ना कमाया होगा आपने। बात समझ में आ रहा है ये सब? हेलो, हाँ सर, है ना? तो जिसको लॉस होगा उसका लॉस का पैसा कहां से भरोगे? वही आईपीएफ के अकाउंट से भरोगे। ठीक है, रिम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन परसुइंग क्लास एक्शन सूट्स। ठीक है, इस तरह से।
तो यही बोला गया है सर आईपीएफ के बारे में। अदर प्रोविजंस गवर्निंग आईपीएफ, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन 2016 में एक नोटिफिकेशन आया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से, जहां पर बोला गया है कि आईपीएफ को अथॉरिटी मिला था, ठीक है। प्रोविजंस फॉर रिक्वेस्ट रिसोर्सेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, फंड को देखने के लिए गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा पावर देके रखा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड टू द अथॉरिटी ऑफ सच ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज एंड अदर रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द आईपीएफ अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी टू वर्क इन कंसल्टेशन ऑफ सीएजी, सीएजी मतलब सर बोल पाओगे सर? सीएजी मीन्स पढ़े हो आप लोग, ऑडिट एंड ऑडिटर्स के चैप्टर में पढ़े हो। अरे सर बोलो, सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑडिटर होता है सर, ठीक है। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर्मली पास करते हैं, इन्हीं के पास मौका होता है सीएजी ऑडिटर बनने का। ऐसे बाकी दूसरा भी आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, आईआरएस वगैरह भी बन जाते हैं, बट सीए वगैरह जो करके जाते हैं उनको कॉमर्स में हार्ड लेवल का नॉलेज होता है हाईएएस का, तो उनको मौका मिलता है सीएजी में काम करने का। ऐसे बाकी ऑडिट एंड ऑडिटर्स का एक एग्जाम भी होता है गवर्नमेंट लेवल में, ठीक है, यूपीएससी एग्जाम भी होता है। तो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, उनके साथ कंसल्ट करके ये अपना इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को चला सकते हैं। स्पेंडिंग ऑफ मनी, कहाँ खर्चा करना है, ऑडिट ऑफ द फंड, फंड का ऑडिट भी होता है। कौन करेगा? नॉर्मल ऑडिटर नहीं सर, सीएजी वाले, गवर्नमेंट ऑडिटर, जो गवर्नमेंट कंपनी का भी ऑडिट करता है वही कर सकता है, ठीक है। द अकाउंट्स ऑफ फंड शैल बी ऑडिटेड बाय द सीएजी at such interval as may be specified by him. Such audited accounts together with the audit report thereon shall be forwarded annually by the authority of the central government. Preparation of annual report by the authority, वो भी बनाना पड़ेगा सर, ठीक है। इस तरह से आईपीएफ चलता है। बोलो सर, समझ में आया आईपीएफ के बारे में? क्या होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, एंड उसका यूज क्या होता है उस फंड का? आया रे तो था समझ में? नंदिनी, नंदिनी का एकदम आवाज नहीं मिल रहा है। यस सर। नंदिनी, ज्योति, ओके। रोशनी, समझ में आया? ओके, देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126, राइट्स ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन एबियंस पेंडिंग, एबियंस मतलब जो बाकी है, ठीक है। राइट ऑफ डिविडेंड बाकी है, राइट ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स अगर बाकी है, पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126, इन केस एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स has been delivered by a shareholder for registration and the transfer of such shares has not been registered by the company. Registrations मतलब शेयर होल्डर को रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना चाहिए, लेकिन वो मतलब रजिस्टर्ड हुआ नहीं है। सच कंपनी शैल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, अगर किसी शेयर होल्डर का शेयर ट्रांसफर करना चाहिए था, बोनस शेयर ट्रांसफर करना चाहिए था, बट उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो इन दैट केस कंपनी को क्या करना चाहिए? ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर्स टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। इट इज ऑथराइज्ड बाय द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ सच शेयर्स। मतलब बेसिकली उसका रजिस्ट्रेशन ही कंप्लीट नहीं हो कर पाया, किसने? कंपनी ने। तो इन दैट केस कंपनी को क्या करना है बाद में, अगर उसका रजिस्ट्रेशन बाकी रह गया या पेंडिंग रह गया, तो कंपनी क्या करेगा? उस पर्टिकुलर इंसान के नाम पे, उसके एड्रेस के नाम पे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, जो यूडी अकाउंट अभी हम लोगों ने बात किया, वहां पर ट्रांसफर कर देगा। एंड कीप इन abeyance in relation to such shares any offer or right shares under section 62 subsection 1 and any issue of fully paid up bonus shares in pursuance of the first provision. मैं आपको इसके बारे में बाद में एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा कि क्या होता है इस केस में। बेसिकली अभी सीख लो सर, पनिशमेंट क्या है इसमें, ये जान लो थोड़ा सा। सर, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिसबर्समेंट ऑफ डिविडेंड, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट ऑफ डिविडेंड में गलती करते हो डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर, तो आप पे फाइन लगेगा। सेक्शन 127 आप पे फाइन लगाता है। Contains the limit of distribution of dividend and punishment for failure to distribute dividend on time. Certain exemptions from punishments are also provided. Yes, कुछ लोगों को exemptions में मिलता है, वो किसको मिलता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, टाइम लिमिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड पहले तो देख लो। सर, where a company declares dividend, it must be paid or the dividend warrant. सर, डिविडेंड वारंट चेक के थ्रू से होता है, और डायरेक्ट डिविडेंड पेड मतलब कंपनी अपने अकाउंट में डायरेक्ट पोस्ट कर देता है। और डिविडेंड वारंट क्या होता है? चेक के थ्रू से कंपनी जिसको डिविडेंड देना होता है उसको दे देता है, जो 6 मंथ्स तक नॉर्मली वैलिड रहता है। उसके घर में मतलब उसके घर के एड्रेस पे वो चेक पहुंच जाते हैं बाई पोस्ट। ओके, डीमैट अकाउंट ओपन करने के टाइम पे आपका पूरा का पूरा परमानेंट एड्रेस वगैरह लिया जाता है, जिस एड्रेस में आपका कंपनी सारा का सारा डिटेल्स भेजता रहता है। So where a company declares dividend, it must be paid or the dividend warrant thereof must be posted within 30 days from the date of declaration of dividend to the shareholders entitled to the same. Posting of dividend warrant within 30 days absolves the company from any punishment. अगर मतलब डिविडेंड वारंट भी देते हैं
तो 30 दिन के अंदर वो भी दे दे तो कंपनी को कोई पनिशमेंट भरना नहीं पड़ता, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर। चाहे डिविडेंड वारंट शेयर होल्डर रिसीव करे या ना करे, अगर कंपनी भेज दिया शेयर होल्डर के एड्रेस पे तो इसमें कंपनी का और कोई गलती नहीं माना जाएगा। ठीक है, द ऑफेंस इज कमिटेड ओनली व्हेन द कंपनी फेल्स टू पोस्ट डिविडेंड वारंट टू द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द मेंबर्स। अगर आप रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द मेंबर के घर में विद इन 30 डेज ऑफ द डिक्लेरेशन से अगर उसके घर में डिविडेंड वारंट मतलब चेक नहीं पहुंचा है उस पर्टिकुलर डिविडेंड रिगार्डिंग, तो इन दैट केस किसको फाइन भरना पड़ेगा? कंपनी को। नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड वारंट बाय द शेयर होल्डर्स विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम डज नॉट अट्रैक्ट एनी पनिशमेंट। ठीक है, अगर डिविडेंड वारंट रिसीव नहीं करता है प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर तो उसके लिए कोई पनिशमेंट के बारे में बोला नहीं है, बट 30 दिन के अंदर करना चाहिए। पनिशमेंट ऑफ फॉर फेलियर, सर देखो, इन केस ए कंपनी फेल्स टू पे डिक्लेयर डिविडेंड्स और फेल्स टू पोस्ट डिविडेंड वारंट विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, फॉलोइंग पनिशमेंट क्या है? एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद इन इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 साल। मजाक नहीं है सर, 2 साल का इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। ये 2013 कंपनीज एक्ट में एकदम सर बैम्बू करके रखा है, बाद में जेल में डालता है और फाइन का अमाउंट भी बढ़ा के रखा है। जो 1956 कंपनीज एक्ट में ये सब प्रोविजन उस हिसाब से नहीं होता था। इफ ही इज नोइंगली ए पार्टी टू द डिफॉल्ट एंड ही शैल आल्सो बी लायबल टू पे मिनिमम फाइन ऑफ 1000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू होता जाएगा पर डे के हिसाब से 1000 रुपया और साथ में 2 साल का जेल। द कंपनी शैल बी लायबल टू सिंपल इंटरेस्ट, कंपनी को इंटरेस्ट भी भरना पड़ सकता है सिंपल इंटरेस्ट में 18% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यू। जितना दिन आपका डिविडेंड पेमेंट में देरी होगा उसके हिसाब से पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट 18% के हिसाब से जितना दिन डिविडेंड डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा आपको भरना पड़ेगा। बोलो सर, समझ में कुछ आया? डिविडेंड अगर पेमेंट नहीं होता डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर या वारंट भी जमा नहीं होता तो इसके लिए आपको कंपनी को क्या फाइन होता है और जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट होगा उसको क्या फाइन होता है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सर। बोलो सर, बात समझ में आया? हेलो है दादा। सर एग्जेम्पशंस फ्रॉम पनिशमेंट, सर किसको पनिशमेंट से एग्जेम्प्ट किया गया है देख लो, किसको एग्जेम्पशन मिल जाता है। अंडर द फॉलोइंग केसेस वेयर द कंपनी हैज फेल्ड टू पे डिक्लेयर डिविडेंड विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, नो ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड एंड देयरफॉर नो पनिशमेंट इज अट्रैक्टेड। बट किसके लिए? वेयर द डिविडेंड कुड नॉट पेड बाय रीजंस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ एनी लॉ, अगर लॉ के कारण कुछ कारण है, अगर ऐसा कुछ बात है कि लॉ उस पर्टिकुलर काम को पूरा नहीं करने दिया तो इन दैट केस कोई एग्जाम मतलब पनिशमेंट नहीं लगेगा। Where a shareholder has given directions to the company regarding the payment of the dividend and those directions cannot be complied with and the same has been communicated to him. शेयर होल्डर ने कंपनी को डिविडेंड देने के बारे में कुछ बोला है बट कंपनी ने उस पर्टिकुलर मैटर में कंप्लाई नहीं कर पाया, मतलब अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डर वो काम नहीं हो पाया, तो इन दैट केस अगर देने में देरी होता है तो इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है। वेयर देयर इज ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, अगर डिविडेंड रिसिप्ट के ऊपर डिपेंड करके कोई डिस्प्यूट है शेयर होल्डर्स के साथ कंपनीज का तो इन दैट केस देरी हो सकता है। वेयर द डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का कुछ पैसा बाकी है कंपनी के पास, जैसे कि अरे आप लोग तो जानते हो ना किस तरह से हो सकता है, नॉर्मली स्टॉक मार्केट में तो आजकल पूरा का पूरा पैसा ले लिया जाता है, एप्लीकेशन मनी प्लस अलॉटमेंट मनी और क्या होता है कॉल मनी, है ना? फर्स्ट कॉल, हाँ कॉल मनी, इसमें फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे। ये प्रोसेस जो है अगर एक भी पैसा बाकी है, देखो एप्लीकेशन तो बाकी नहीं रहेगा, अलॉटमेंट भी पेड कर दिया जाता है, कॉल मनी अगर आपका पेंडिंग है तो कंपनी डिविडेंड देने के टाइम पे ना, सपोज आपका डिविडेंड है तो कंपनी डिविडेंड देने के टाइम पे एडजस्ट कर सकता है आपका जो भी पेंडिंग है। इसके ऊपर एक क्वेश्चंस कराऊंगा आपको और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। तो इस केस में देरी हो सकता है, इस केस में डिविडेंड डिक्लेरेशंस तो हो गया लेकिन पेमेंट नहीं होता है। Where for any reasons the failure to pay the dividend or to post the warrant within the prescribed period of 30 days was not due to any default on the part of the company, ये सब केस में कंपनी कर सकता है। ये एग्जेम्पशंस मैंने आपको जो बोला उसका समरी दिया हुआ है, एग्जेम्पशंस ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 127, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। डिविडेंड कुड नॉट बी पेड और बाय रीजंस ऑपरेशंस ऑफ एनी लॉ, shareholder gave directions regarding payment of dividend and the directions cannot be complied with and the same has been communicated to shareholders. Dispute regarding the right to receive dividend has been lawfully adjusted against any sum due from the shareholder to company. For any other reason the failure to pay or post dividend warrant within the prescribed time was not due to any default or part of the
कंपनी। मतलब ये कंपनी की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है और डिविडेंड वारंट तो पेमेंट किया गया है। अगर ऐसा केसेस है तो कंपनी को किसी भी तरह का पनिशमेंट का सामना नहीं करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर अलोक होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 लाख हैज नॉट पेड 8,000 टुवर्ड्स कॉल मनी। 10 लाख इक्विटी शेयर्स इसका है, फेस वैल्यू 10 फेस वैल्यू के हिसाब से, एंड उन्होंने कंपनी को 80,000 टुवर्ड्स कॉल मनी ड्यू रखा है। कैन द डिविडेंड अमाउंट पेबल टू हिम एडजस्टेड अगेंस्ट सच ड्यूज। मतलब उसको डिविडेंड मिल रहा है लेकिन उसका कितना इक्विटी शेयर्स है 10 लाख फेस वैल्यू के हिसाब से, उनका 80,000 कॉल मनी बाकी है। कैन द डिविडेंड अमाउंट पेबल टू हिम बी एडजस्टेड अगेंस्ट सच ड्यूज। गिव रीजंस एज पर फॉर योर आंसर्स। समझ में आ रहा है सर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो आपको एज पर प्रोविजन जवाब देना पड़ेगा। यस, एज पर क्लॉज डी ऑफ द प्रोविजन टू सेक्शन 127 यू हैव टू नो दिस कि कौन से सेक्शन के तहत आप बात कर रहे हो। हमेशा प्रोविजंस पहले लिखो फिर प्रोविजंस के रिगार्डिंग प्रूव करो। ठीक है, ये तो प्रूवमेंट है ना, सब थ्योरम है। लॉ क्या है? थ्योरम है। आपको एज पर प्रोविजंस प्रूव करना होता है। When the dividend is declared by a company and there remains calls in arrears or any other sum due from its members, the dividend can be lawfully adjusted by the company against any such dues. Thus, the action of the company adjusting dividend payable to Mr. Alok towards call money due on shares amounting rupees 80,000 is justified and therefore no punishment is attracted. कंपनी पे कोई पनिशमेंट नहीं लगेगा और कंपनी क्या कर सकता है? ये एडजस्टमेंट के लिए जा सकता है क्योंकि उसका बाकी है। तो डिविडेंड डिक्लेयर के बाद कंपनी एडजस्टमेंट कर सकता है। अगर किसी शेयर होल्डर का कुछ भी बाकी है तो वो एडजस्टमेंट चलेगा। बोलो सर, समझ में आया? सर आप लोग निधि कंपनीज के बारे में तो सुने होंगे। निधि कंपनीज कौन होते हैं सर? ये सब स्टॉक में, ये कंपनी लॉ बेसिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। निधि कंपनी मतलब, निधि कंपनी एक स्पेशल टाइप ऑफ एनबीएफसी कंपनीज होते हैं। ये नॉर्मली साउथ इंडिया में बहुत दिखता है, ईस्टर्न पार्ट्स वेस्टर्न पार्ट्स में थोड़ा कम। वेस्टर्न में মেম্বারদের মধ্যে লোন দিয়ে যে কোম্পানিগুলো চলে। ये सर बेसिकली निधि कंपनी मतलब आपको निधि कंपनी में अगर लोन लेना है या लोन देना है तो आपको निधि कंपनी का मेंबर बनना पड़ेगा, जो एनबीएफसी होते हैं। ऐसे कुछ निधि कंपनीज का एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ। साउदर्न पार्ट में बहुत चलता है सर निधि कंपनी। ठीक है, ऐसे निधि कंपनी के बारे में मैंने कंपनी लॉ बेसिक्स में पढ़ाता हूँ। निधि कंपनी इज a type of company in the Indian non-banking finance sectors recognized under section 406 of the Companies Act 2013. Their core business is borrowing and lending money between their members. They are also known as permanent fund, benefit fund, mutual benefit funds and mutual benefit company. ठीक है, तो ऐसे कंपनीज होते हैं सर। जैसे ये देखो, निधि प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्ट्रेशंस, ये निधि कंपनीज का पूरा लिस्ट मिलेगा आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में। ज्यादातर केस में साउथ में ज्यादा दिखेगा, आप चेक करोगे ना। अभी ये देखो दिख रहा है सर, हिंदूपुर म्यूचुअल बेनिफिट परमानेंट, श्री तेजा बेनिफिट फंड, सब एड्रेस देखो। आंध्रा, हैदराबाद, आंध्रा, तमिलनाडु, मद्रास, तमिलनाडु, दिख रहा है सर? हेलो, तमिलनाडु, चेन्नई, ज्यादातर यहाँ पर ऑलमोस्ट 630 के आसपास होगा आपको। ज्यादातर क्या मतलब, ये एक मुझे मिला, ये भी तमिलनाडु। आप चेक करोगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में जाके, आपको निधि कंपनीज का डिटेल सारा का सारा आपको साउथ पे मिलेगा। कितना है देखते हैं, चलो सर। यहाँ पर तो मेरे को 245 का लिस्ट मिला है, 245 कंपनीज का लिस्ट मिला। इससे भी ज्यादा है, ये यूपी में मिला। देखो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश, लेकिन आपको दिखाई देना कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये ज्यादातर आपको दिखेगा। तो निधि कंपनीज होते हैं मतलब जो अपने ही मेंबर्स के अंदर लोन देना, ठीक है, डिपॉजिट रखना, ठीक है, जो प्रॉपरली करते हैं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एकदम मान्यता देते हैं, बड़ा क्लोजली देखते हैं इनको। बिजनेस को डेवलप करने के लिए सब मन्नपुरम गोल्ड लोन वगैरह कंपनीज पहले ऐसे ही काम करता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये सब कंपनीज भी ऐसे बना है। ठीक है, मतलब बेसिकली फाइनेंस कैसे क्रिएट करना है साउथ इंडिया जानता है, इसलिए तो साउथ में बिजनेस हर चीज में बहुत ज्यादा डेवलप किया है। हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में या फिर ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, नॉट जस्ट वेस्ट बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, बिहार, झारखंड, यहाँ पर ना फाइनेंस का बड़ा प्रॉब्लम है और लोगों के अंदर बिजनेस का भी तो प्रॉब्लम है। कोई कुछ अच्छा काम करना ही नहीं चाहता कंपेरेटिवली कंपेयर टू साउथ इंडिया। ठीक है,
सबको बस बैठे बैठे पैसा चाहिए, बैठे बैठे फ्री का पैसा चाहिए। अरे भाई फ्री का पैसा लेके क्या करोगे? हाँ, फुचका का पैसा मिल जाएगा, ठीक है, चलो फुचका खाने का पैसा ले लो। लेकिन अगर प्रॉपर फाइनेंसिंग सिस्टम होता, एक सिंपल सा बात करता हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट, बट ये जो रिसेंट जो एक योजना बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं आपको फाइनेंशियल मैटर में बात कर रहा हूँ। हाँ, आप मुझे अब एंटी गवर्नमेंट एंटी सोशल मत बना देना, ठीक है। ये जो 500 और 1000 करके लोखीर भंडार, ये जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का प्लान है, आप लोगों ने कभी सोचा है कि इस प्लान का कोई जस्टिफिकेशन है क्या? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट के प्लान में इसलिए खिलाफ में जा रहा हूँ। ये 500,000 में वो लोग क्या करेगा सर? मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास तो जोर से जोर मिंट्रा में अपना खर्चा कर लेगा, आ जाएगा अपना पर्सनल चीजें, फुचका का खर्चा आ जाएगा। बट मैं आपको ये बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कुछ जरूरत वाले लोगों का कुछ काम आ सकता है अगर वो जरूरत में लगाएगा तो, लेकिन फ्री का चीज ना कोई आज तक जरूरत में लगाया नहीं। फ्री में जो भी होता है ना, वो किसी भी चीज का कीमत नहीं होता। माँ पापा का पैसे से हम लोग कितना फुर्ती करते हैं, खुद थोड़ा मेहनत करके 1% इनकम करके देखो, फिर देखो खर्चा करने का मन ही नहीं करेगा। 1 रुपी, जस्ट अर्न 1 रुपी फ्रॉम योर मेहनत, ठीक है, खुद से मेहनत में करके देखो। माँ पापा के पैसे से हमें कुछ भी करने का मन करता है। मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि फ्री अर्निंग में आपको कुछ नहीं मिलता। तो जो भी हो, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर बहुत सिंपल है। मुझे फटाफट एक कैलकुलेशन में हेल्प करेगा आप लोग? सर 1000 करके वेस्ट बंगाल में कितना फैमिली है? सर 10 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे स्टेट का। सर फैमिली कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, अरे बोलो ना, कितना फैमिली है? 10 करोड़ पॉपुलेशन है, फैमिली कितना हो जाएगा? अरे बोलो तो सर, एवरेज पॉपुलेशन कितना है पर फैमिली में? अरे 4 से 5। 4, ठीक है। तो अगर 4 करके है तो 10 करोड़ फैमिली, 10 करोड़ टोटल पॉपुलेशन, 4 फैमिली मेंबर्स, तो कितना फैमिली हो जाएगा? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ फैमिली को अगर 1000 करके पैसा मिल रहा है, तो आप बताओ कि कितना पैसा खर्चा हो जाएगा सरकार का? 2500। 2500 करोड़। ये एनुअली होगा या मंथली होगा? अरे किसी को पता है? तौथा को पता होगा। तौथा, ये 1000 টাকাটা কি বছরে না মাসে? मासे सर, मासे। तो 2500 करोड़ मंथली खर्चा हो रहा है, अगर ऐसा सच में होता है तो 2500 करोड़ मंथली 12 महीने में कितना होता है? आप ही बता दो सर, কত হয়ে যাবে রে? 12 दुगुने 24 और 12 पंचे 60, 24,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 25,000 करोड़। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सर 30,000 होगा। 30,000 हो जाएगा। 1000 करोड़ 30,000 करोड़ सर। 30,000 करोड़ का अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, क्या क्या नहीं हो सकता है? फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, जॉब बन सकता है। इसका क्या मतलब है सर? ये क्या है? मुझे समझ नहीं आया। जो भी हो, मतलब देखो सर, आप लोग फाइनेंशियल स्टूडेंट्स हो, मुझे आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, हाँ जरूरतमंद कुछ है, कोई लोग है, कुछ सेक्टर्स है जिनका पॉपुलेशन 10 करोड़ में से मेरे हिसाब से 2 करोड़ पॉपुलेशन ऐसे होंगे जिनको शायद जरूरत है महीने का 500,000 अगर उनको मिल जाए, बट सर 10 करोड़ को जरूरत नहीं है। नाउ माई पॉइंट इज दैट कि इतना पैसा इस हिसाब से नहीं करना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था ना, 30,000 करोड़ को एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना चाहिए था, कोई प्रॉपर बिजनेस करना चाहिए था, जैसे साउथ इंडिया करता है। प्रॉपर बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए, जहां पर लोगों को रिक्रूट करना चाहिए, जिसमें जेन्युइन डेवलपमेंट होगा, और वो डेवलपमेंट जिंदगी भर का रहेगा। कोई 2 साल 4 साल किसी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, जो जेन्युइन डेवलपमेंट होगा। मतलब ये पैसे का क्या मतलब है? व्हाट इफ ये बेसिकली कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है सर। लोगों को 500,000 देखने से वोट देने का मन करता है। जो भी करे, अगर ये चीज मोदी जी भी करता है ना, वो भी गलत करेगा। किसी को पैसा देके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा कोई प्लान करता है, वो भी गलत करेगा। मतलब इस तरह से पैसा दे दे के आप किसी को कुछ नहीं कर सकते। आपको बिजनेस क्रिएट करना चाहिए, आपको काम क्रिएट करना चाहिए, चाहे आसाम गवर्नमेंट करे, मणिपुर गवर्नमेंट करे, कोई भी करे।
जरूरतमंद जिनको है उनको आप दे दो सब्सिडी की तरफ से, बट 10 करोड़ पॉपुलेशन को सारे के सारे को मुझे समझ नहीं आता। जो भी हो, आई थिंक ये प्रॉब्लम है। तो साधन इंडिया में ये प्रॉब्लम को वो लोग, आप समझ रहे हो ना, अब और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, आप लोग काफी बुद्धिमान हो, मतलब आप समझ लो कि पैसे का मिसयूज यूटिलाइजेशन कैसे होता है। पैसा नहीं है, नहीं सर पैसा बहुत है। रोबी किसका पैसा, ये 30,000 करोड़ क्या क्या बंगाल का सीएम कमा के लाया है सर, आप बताओ मुझे, चाहे बंगाल का सीएम हो या आसाम का सीएम, कि ये 30,000 करोड़ उनका कमा हुआ है या मोदी जी का कमा हुआ है, किसका पैसा है ये सर बताओगे हम सर? लोगों का है। टैक्स का पैसा है जो हम लोग हाँ। मेहनत से कमाते हैं, गवर्नमेंट को हाँ। भरते हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स के थ्रू से देते हैं, टोल टैक्स भरते हैं, जहां जहां टैक्स है सब भरते हैं। हमारा टैक्स का पैसा, हमारा मेहनत का पैसा ऐसे ऐसे इस तरह से मिसयूज हो रहा है। अब क्या बताऊं आपको, बोलो ऐसा नहीं करते, फ्री में क्यों दोगे, काम कराओ ना, काम सिखाओ तो सही, स्किल डेवलप करो, जो भी हो। चलो, इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन में बोला गया shall apply to the nidhis. Nidhis क्या है? In case of dividend payable to a member is 100 or less, it shall be sufficient compliance of the provisions of section 127 if the declaration of the dividend is announced in the local language in one local newspapers. मतलब अगर निधिस को भी इस तरह का कुछ भी करना है, निधिस मतलब आप समझ गए कि इसको निधिस बोलते हैं, और क्यों साधारण इंडिया में निधिस इतना दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना सर? वहाँ पर बिजनेस का बड़ा चस्का है कंपेरेटिवली बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया से, इसलिए जो भी 300 350 निधिस बना है ना, वो साधारण इंडिया में बना है, ठीक है। इवन पूना महाराष्ट्र वगैरह में भी अच्छा खासा चलता है। इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशंस, in case of dividend payable to a member is 100 or less, it shall be sufficient compliance of the provision of section 127 if the declaration of the dividend is announced in the local language or local newspapers. में भरना पड़ता है। A wide circulation and announcement of said declaration is also displayed on the notice board of nidhis at least 3 months. ठीक है, जिसका भी अनपेड या अनक्लेम कुछ भी है उनके बारे में भी निधिस को बताना पड़ता है। तो ये है बेसिकली अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड का ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ठीक है। समरी एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा, मेन पॉइंट्स आपको याद आ जाएगा, समरी दिया हुआ है। टेस्ट योर नॉलेज में जाके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सर, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एबीसी बेकर्स लिमिटेड, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एबीसी बेकर्स लिमिटेड held on 30th May 2019 declared a dividend at rate of 30% payable on its paid up equity share capital. जितना पेड अप है उसके बेसिस में उनको डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। shares capital as recommended by the board of directors. However, the company was unable to post the dividend warrant to Mr. Ranjan and equity shareholders up to 25th of July 2019. कंपनी जनरल मीटिंग किया 30th मई को, लेकिन डिविडेंड वारंट जो है वो जनरल मीटिंग के बाद ही कर देना चाहिए, तो 25th ऑफ जुलाई हो गया सर, अभी भी नहीं कर पाए, डिविडेंड वारंट कुछ भी नहीं कर पाया, मतलब 30 डेज से बाद 25 जुलाई, मतलब मई जून जुलाई 30 डेज के निकल गया सर। Mr. Ranjan filed a suit against the company for the payment of dividend along with the interest at the rate of 20% per annum for the period of default. Decide in the light of provisions of Companies Act 2013 whether Mr. Ranjan would succeed. Also state the director's liability in this regard under the Act. Also discuss director's liability in this regard in this Act. तो इसका जवाब कैसे देना है? बहुत लोग मुझे पूछते सर कैसे पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के, ये क्वेश्चन पढ़ा के मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ सर कि कैसे पढ़ना चाहिए आपको। सर ये जो भी बातें हैं ये सेक्शन 21-27 का है। सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लेस डाउन द पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड within the prescribed time limit for 30 days. According to these sections, where a dividend has been declared by a company but has not been paid or the warrant in respect thereof has not been posted within 30 days from the date of declaration of dividend to any shareholders entitled to the payment of dividend. जिनको डिविडेंड मिलना चाहिए अगर वो उसको 30 दिन के अंदर नहीं मिलता है तो कंपनी को पनिशमेंट मिलेगा, वो तो आपको पता ही है। तो एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल इफ सी इज नोइंगली ए पार्टी टू द डिफॉल्ट, अगर वो जानबूझ के उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कौन बना है सर, पार्टी बना है, अगर वो नोइंगली जानबूझ के उस पर्टिकुलर मतलब प्रॉब्लम में पार्ट बना है, डिफॉल्ट बना है, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम अप टू 2 years एंड विद सच मिनिमम फाइन ₹1000 फॉर एवरी डे, जितना दिन गलती करेगा हर दिन का 1000। The company shall be liable to pay simple interest at the rate of 18% per annum during the period of which such default continues. Therefore, in the given case, Mr. Ranjan will not succeed if he claims interest at 20% interest. At the time limit, limit under section 127 is 18%. तो obviously वो dividend claim करेगा
डिविडेंड क्लेम एकदम कर सकता है, ठीक है। और जो भी कंपनी डिफॉल्ट कर रहा है डिविडेंड के बारे में देने में डिक्लेरेशन के बाद, तो कंपनी को भी क्या होगा, पेनल्टी होगा। बट सर 18% का इंटरेस्ट नहीं बनेगा ना सर, सॉरी 20% का इंटरेस्ट नहीं बनेगा। रंजन ने क्लेम किया 20%, लेकिन लॉ कितना बोलता है, हाँ लॉ बोलता है 18%। समझ में आया सर कैसे क्वेश्चन का जवाब करना है? हेलो, कैसे आंसर देना है क्वेश्चन का, समझ में आ रहा है सर? बोलो। हाँ सर। तो इसी तरह से पढ़ना है सर। तो इसके नीचे, इसी चैप्टर के नीचे आपको और भी क्वेश्चंस दिखेगा और उसका आंसर्स भी दिया हुआ है, ठीक है। एक बार प्लीज ये सब क्वेश्चंस घर में रेडी करो, ठीक है। इसी क्वेश्चन में से मैं आप लोगों का टेस्ट अरेंज करूंगा। करेंटली ये चैप्टर का करूंगा, उसके बाद हर चैप्टर में करूंगा, ठीक है। करेंटली इस चैप्टर में करूंगा, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड में करूंगा। उसके बाद मैं हर चैप्टर रिलेटेड आपको बता दूंगा। जो भी क्वेश्चंस है चैप्टर रिलेटेड उसी के बेसिस में एमसीक्यू भी पूछ लूंगा बीच बीच में, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो रेडी कर लो सर क्वेश्चंस वगैरह, और आई होप कि समझ में आ रहा है सर। क्या रे, समझ में आ रहा है ना? मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो था ज्योति बोलो, Yes, sir. नंदिनी, हाँ सर। अनुज, ओके हाँ ठीक सर। है। एक बार प्लीज गो थ्रू कर लो, नोट सभी के पास है, अगर किसी के पास नहीं है तो फिर से मांग लो, ठीक है। रेडी सर, कर मेरे लो को सर। भेज- भेजा नहीं तुम्हें? अच्छा ठीक है, एक बार पिन कर देना मुझे। तो क्लास हाँ रेगुलर हो जा, ठीक है, तो याद हाँ, रहेगा। सर कल सो गया था, आज जिम में था सर। आपका क्लास का टाइमिंग से मतलब मिला नहीं पा रहा था, बहुत बढ़िया इसीलिए सर। प्रॉब्लम हो रहा है।